ये कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें वर्णित सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और परिस्थितियां पूरी तरह से लेखक की कल्पना मात्र हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान, घटना या संस्था से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता संयोगवश प्रतीत होती है तो इसे मात्र एक संयोग समझा जाए। इस चैनल पर प्रस्तुत सभी कहानियां काल्पनिक या फिक्शन आधारित होती हैं। कृपया इन्हें केवल एक मनोरंजन सामग्री के रूप में लें और वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास न करें। धन्यवाद। अध्याय 190। आरव शर्मा ने संतोष लूथरा के लज्जित चेहरे को देखा और समझ गए कि उनकी बात सही थी। आजकल अमीर पुरुषों का बाहर कई महिलाएं रखना बहुत आम बात है। आरव शर्मा को इस तरह की चीज़ों से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वे निश्चित रूप से इसका समर्थन नहीं करते। लेकिन संतोष लूथरा का अपनी कंपनी में ऐसा करना ठीक नहीं है। खरगोश अपने बिल के पास घास नहीं खाता। वह अपनी ही अनुबंधित कलाकारों के साथ ऐसा कर रहा है, और अगर सच सामने आ गया तो कुछ अप्रत्याशित चीज़ें होने की संभावना है। इसलिए आरव शर्मा ने संतोष लूथरा से बहुत स्पष्ट रूप से कहा, अगर तुम अभी भी कंपनी में काम करना चाहते हो तो तुम्हारे पास केवल एक ही विकल्प है, उसे कंपनी के साथ अनुबंध स्वेच्छा से समाप्त करने के लिए कहो। अगर कंपनी में कोई और ऐसा कर रहा है तो उसी तरह निपटो। मैं कल सुबह कंपनी में मीटिंग के लिए आऊँगा। अगर मुझे फिर से ऐसी कोई स्थिति सुनने को मिली तो तुम सीधे निकाल दिए जाओगे। संतोष लूथरा, समझ गया। मैं तुरंत वापस जाकर कंपनी को पुनर्गठित करूंगा ताकि आपके आगमन का स्वागत हो सके। आरव शर्मा ने सिर हिलाया। इस समय संतोष लूथरा की महिला साथी एक बैग लेकर आई। उसने नाजुक अंदाज में कहा, भाई लूथरा, ये कैसा है? संतोष लूथरा, ठीक नहीं है। बैग रख दो और मेरे साथ चलो। लड़की, क्यों? क्या तुम मेरे लिए इसे नहीं खरीदोगे? संतोष लूथरा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, जल्दी चलो। लड़की, संतोष लूथरा, तुम्हें समझना चाहिए कि तुम क्या कह रहे हो। मुझे ऐसा देहाती मत समझो जिसने दुनिया नहीं देखी और जिसे तुम नियंत्रित कर सकते हो। मैं तुम्हें स्पष्ट बता रही हूँ, तुम्हें आज ये बैग खरीदना ही होगा, चाहे तुम चाहो या न चाहो। सोच लो, अगर तुमने मेरे लिए इसे नहीं खरीदा तो क्या होगा? संतोष लूथरा घबरा गए। जब वह उसके साथ मजे कर रहा था तो वह अक्सर वीडियो बनाता था। उसके पास वह वीडियो है। अगर उसने उसे नाराज कर दिया और उसने वीडियो भेज दिया ताकि वह बार बार देख सके तो वह मुश्किल में पड़ जाएगा। कई पुरुष ऐसे होते हैं, वे बाहर बहुत मजे करते हैं लेकिन तलाक लेने को तैयार नहीं होते, क्योंकि तलाक लेने पर उन्हें निश्चित रूप से कम या कोई संपत्ति नहीं मिलेगी, जो एक बड़ा नुकसान होगा। इसके अलावा तलाक परिवार की सौहार्द को प्रभावित करता है, खासकर बच्चों के लिए गंभीर समस्याएं पैदा करता है। संतोष लूथरा ने कभी भी एक रखेल के कारण तलाक लेने के बारे में नहीं सोचा था, इसलिए वह उसे वास्तव में नाराज करने की हिम्मत नहीं करता था। ठीक है, मैंने इसे खरीद लिया। अब मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। संतोष लूथरा को उस लड़की के नियंत्रण में देखकर आरव शर्मा असहाय रूप से मुस्कुराए। जो पुरुष किसी महिला के नियंत्रण में होता है, उसे नक्षत्र एंटरटेनमेंट का सीईओ बने रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। संतोष लूथरा ने पैसे चुकाए और जल्दी से अपनी रखेल के साथ चले गए। दोनों पार्किंग लॉट में आए और कार में बैठते ही झगड़ने लगे। संतोष लूथरा, प्रियंका डांगे, क्या तुम मरना चाहती हो? तुम मुझे धमकी देने की हिम्मत कैसे करती हो? प्रियंका डांगे, भाई लूथरा, मैं तुम्हें धमकी नहीं दे रही, तुम अनैतिक हो। मैंने कल रात तुम्हें संतुष्ट करने की पूरी कोशिश की। तुमने वादा किया था कि आज मेरे लिए एक बैग खरीदोगे। मैंने एक के बैग को चुना और इसे 68,000 रुपये के बैग में बदल दिया, लेकिन तुमने फिर भी मुझे बैग रखने को कहा। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मैंने कल रात व्यर्थ मेहनत की? तुमने मुझसे कल रात जो वादा किया था वह बकवास था। संतोष लूथरा, मैं तुम्हारे साथ इतने समय से हूँ, मैंने कब कंजूसी की? मैंने तुम्हें जल्दी जाने के लिए कहा, बेशक मेरे पास कारण हैं। प्रियंका डांगे, क्या कारण? क्या तुम बस इसे खरीदना नहीं चाहते? संतोष लूथरा, बकवास। मैंने तुम्हें कल रात बताया था कि हमारे ग्रुप के प्रमुख शेयरधारक और चेयरमैन बदल गए हैं, याद है? प्रियंका डांगे, हाँ याद है। क्या हुआ? संतोष लूथरा, मेरे बगल में बैठा युवक हमारी कंपनी का नया प्रमुख शेयरधारक और चेयरमैन है। प्रियंका डांगे स्तब्ध रह गई और गहरे संदेह के साथ पूछा, ये कैसे संभव है? चेयरमैन इतना युवा कैसे हो सकता है? संतोष लूथरा, मैंने उनके फ़ोन नंबर और नाम की पुष्टि की है, वे सही हैं। उन्होंने कहा कि खरगोश अपने बिल के पास घास नहीं खाता और उन्हें मेरे और तुम्हारे इस तरह के रिश्ते पर बहुत गुस्सा था। उन्होंने मुझे तुम्हें स्वेच्छा से अनुबंध समाप्त करने के लिए मनाने को कहा, और कंपनी में अनुबंधित कलाकारों के लिए जो इस स्थिति में है उनके लिए भी यही लागू होता है। सभी को स्वेच्छा से अनुबंध समाप्त करना होगा, वरना मैं सीईओ बनने की बात भूल जाऊं। मैंने तुम्हें जल्दी जाने के लिए कहा, लेकिन तुमने मुझे धमकी दी। वह अब मुझसे बहुत निराश होंगे और शायद चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, मैं उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाऊंगा।
अगर मैं सीईओ नहीं बन पाया तो तुम बस इंतज़ार करो और कचरा खाओ। तुम्हारी छोटी सी तनख्वाह पर भरोसा करके मैं कितने महीनों तक एक बैग खरीद सकता हूँ? प्रियंका डांगे, तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं अनुबंध समाप्त कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें सीईओ बनना बंद नहीं करना चाहिए। संतोष लूथरा, क्या अब तुम्हें इसकी गंभीरता का एहसास हुआ? प्रियंका डांगे, क्या हम साथ वापस जाएं और मैं रोकर तुमसे माफ़ी मांग लूं ताकि तुम मुझे नियंत्रित कर सको और उनकी शंकाओं को दूर कर सको? संतोष लूथरा, निकट जाओ। तुम इतनी बनावटी हो, क्या तुम्हें लगता है कि वह मूर्ख है? क्या वह ये नहीं देख सकता? प्रियंका डांगे, तो अब हमें क्या करना चाहिए? संतोष लूथरा, बस ईमानदारी से सहयोग करो और स्वेच्छा से अनुबंध समाप्त करो। बाकी मामलों के लिए हम कल की मीटिंग में देखेंगे। समय कम था, इसलिए संतोष लूथरा कंपनी वापस चले गए ताकि आपातकालीन सुधार किया जा सके। सभी अनुबंधित कलाकारों, जिनके कंपनी के अधिकारियों के साथ अनुचित रिश्ते थे, को स्वेच्छा से अपने अनुबंध समाप्त करने की आवश्यकता थी। नतीजतन पूरी कंपनी में हड़कंप मच गया। सभी ने सोचा कि नया प्रमुख शेयरधारक और चेयरमैन बहुत सख्त व्यक्ति है। उन्होंने अभी तक कंपनी में सभी से मुलाकात भी नहीं की थी और उन्होंने पहले से ही अपनी नई भूमिका संभालना शुरू कर दिया था। शॉर्टकट लेने वाली महिला कलाकारों को स्वेच्छा से अनुबंध समाप्त करने के लिए मजबूर करना निश्चित रूप से केवल पहला कदम है और बाद में निश्चित रूप से और सख्त सुधार कार्रवाइयां होंगी। आधे घंटे से ज़्यादा इंतजार करने के बाद डायोरा के भारत क्षेत्र की मुख्य डिज़ाइनर मृणालिनी शाह आखिरकार पहुंच गईं। मृणालिनी, नमस्ते श्रीमान शर्मा, मैं मृणालिनी शाह हूं, भारत में डायोरा की मुख्य डिज़ाइनर। अगर आपके कोई अनुरोध हैं तो बस मुझे बताएं और मैं आपके अनुरोधों का सख्ती से पालन करूंगी। आरव शर्मा, बात यह है, मुझे ओसीडी है, मुझे लगता है कि यह काला बैग पूरी तरह से शुद्ध काला होना चाहिए। इसमें लोगो जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बहुत अचानक लगेगा। मृणालिनी, श्रीमान शर्मा सही कह रहे हैं। वास्तव में हमने डिज़ाइन करते समय समग्र सौंदर्य शास्त्र को ध्यान में रखा था। लेकिन आप जानते हैं, हमारे उपयोगकर्ता न केवल अपनी उपयोग की ज़रूरतों को पूरा करना चाहते हैं, बल्कि अपनी प्रतिष्ठा की ज़रूरतों को भी। अगर हम ये लोगो नहीं जोड़ते तो दूसरों को कैसे पता चलेगा कि यह हमारा बैग है और ग्राहक की प्रतिष्ठा की ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी? समझे मेरा मतलब? आरव शर्मा, हाँ मैं समझ गया। हालांकि मुझे अपनी पहचान दिखाने के लिए लोगों की ज़रूरत नहीं है, मैं बस चाहता हूं कि यह अच्छा दिखे। मृणालिनी, मैं समझ गई। आप मुझे बताएं कि इसे कैसे संशोधित करना है और मैं अभी आपके अनुरोधों के अनुसार इसे संशोधित करूंगी। आरव शर्मा, इस ड्रेस के पीछे एक अतिरिक्त धनुष है, इसे हटा दो। इस सूट और इस बैग पर एक अतिरिक्त लोगो है, इन्हें भी हटा दो। मृणालिनी, समझ गई, मैं अभी कर देती हूँ। आसपास के मेहमान इकट्ठा होकर देखने लगे। यह क्या हो रहा है? ऐसा लगता है कि उसने कहा कि उसे लोगो पसंद नहीं है और उसने डिज़ाइनर को उसके सामने इसे हटाने के लिए कहा। वाह, क्या ये सच है? अगर वह डायोरा के कपड़े बिना लोगों के खरीदता है तो ये सड़क के सामान से अलग कैसे है? दूसरों को कैसे पता चलेगा कि ये डायोरा के कपड़े हैं? कौन कहता है कि यह सच नहीं है? ब्रांड नाम का लोगो कवर खरीदना रात में शानदार कपड़े पहनने जैसा है, इसका क्या मतलब? इतना पैसा इसमें क्यों खर्च करना? सड़क के स्टॉल से कुछ खरीदना बेहतर है। ये बस अजीब है, मैं उनके व्यवहार को समझ नहीं पा रहा। लेकिन वह कौन है और वह डायोरा के डिज़ाइनर को व्यक्तिगत रूप से उनके कपड़े बदलने के लिए क्यों बुला सकता है? मैनेजर, क्या आप डिज़ाइनरों द्वारा व्यक्तिगत रूप से कपड़े बदलने की सेवा भी प्रदान करते हैं? आपने पहले इसका जिक्र क्यों नहीं किया? हाँ, अगर आपने हमें पहले बताया होता तो हम भी अपने कपड़े यहाँ बदलवाते। मेरी पहनी हुई ड्रेस की कमर थोड़ी बड़ी है, क्या आप इसे छोटा कर सकते हैं? मेरी जीन्स थोड़ी लंबी है, कृपया इसे छोटा कर दें। स्टोर मैनेजर, माफ़ कीजिए सभी लोग, हम बदलाव की सेवा प्रदान नहीं करते। तो फिर वह क्यों कर सकता है? हाँ, उसके पास हमसे ज़्यादा क्या है? उसे ऐसी सेवा क्यों मिल रही है? आप अभी भी मेरे साथ अलग व्यवहार करते हैं। मैं आपका सर्वोच्च वीआईपी हूँ। स्टोर मैनेजर, माफ़ कीजिए सभी लोग, कृपया गलतफहमी न करें। वह डिज़ाइनर की व्यक्तिगत संशोधन सेवा का आनंद ले सकते हैं क्योंकि वह हमारे ब्रांड के दूसरे सबसे बड़े शेयरधारक हैं। अध्याय 191। जब स्टोर मैनेजर ने कहा कि आरव शर्मा डायोरा के दूसरे सबसे बड़े शेयरधारक हैं तो सभी ग्राहक चुप हो गए। लेकिन तुरंत उन्हें यह असंभव लगा। एक प्रसिद्ध लग्जरी ब्रांड के रूप में डायोरा का बाजार मूल्य 10 अरब यूरो से अधिक है। दूसरे सबसे बड़े शेयरधारक के पास कम से कम 30% शेयर होने चाहिए। यह ऐसी इक्विटी है जिसे केवल सैकड़ों अरब भारत की मुद्रा से खरीदा जा सकता है। पूरे भारत में सैकड़ों अरब वाले केवल कुछ लोग हैं और निश्चित रूप से उनके सामने ये युवक नहीं है। मैनेजर, तुम ऐसी बकवास करके मरने वाले नहीं हो। हालांकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हमने अरबपतियों की सूची में लोगों को देखा है, लेकिन इस लड़के को नहीं।
हाँ, बस बता दो कि तुम उसे विशेष सेवाएं क्यों प्रदान कर सकते हो लेकिन हमें नहीं। अगर हमने पर्याप्त रिचार्ज नहीं किया या पर्याप्त खर्च नहीं किया तो सीधे बता दो। हमें उस छोटे से पैसे की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें हमें शांत करने के लिए इतना हास्यास्पद बहाना बनाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बता दो, तुम कितना पैसा चार्ज करना चाहते हो? स्टोर मैनेजर भी निरुत्तर थी। ये लोग इतने मुश्किल से बात क्यों कर रहे थे? मैंने उन्हें सच बता दिया, फिर भी वे इतने सारे अनुमान क्यों लगा रहे हैं? स्टोर मैनेजर, बॉस, ये वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। वह वाकई में हमारे दूसरे सबसे बड़े शेयरधारक हैं, इसलिए डिज़ाइनर को उनकी सेवा करनी होगी। आप हमारे शेयरधारक नहीं हैं और डिज़ाइनर आपको ऐसी सेवा प्रदान करने को तैयार नहीं होंगे। आरव शर्मा, चूंकि बॉस लोग सोचते हैं कि वे पैसे रिचार्ज करके ऐसी सेवाओं का आनंद ले सकते हैं, तो चलो उनकी इच्छा पूरी करते हैं। तो बॉस लोग, आप में से प्रत्येक 1 मिलियन रिचार्ज करे और जब डिज़ाइनर आए, मैं उनसे कहूंगा कि वे आपको संशोधन सेवाएं प्रदान करें। कैसा रहेगा? ये देखकर कि आरव शर्मा मजाक नहीं कर रहे थे, बॉस लोग गंभीर हो गए। भाई, तुम जो कह रहे हो, क्या तुम वाकई में डायोरा के दूसरे सबसे बड़े शेयरधारक हो? आरव शर्मा, क्या तुम्हें लगता है कि इस तरह की बात बकवास की जा सकती है? तो तुम्हारी हिस्सेदारी कितनी है? आरव शर्मा, 28%। डायोरा का बाजार मूल्य लगता है 18 अरब यूरो है। तुम 28% शेयर रखते हो, जो कि 5 अरब यूरो है। भारत की मुद्रा में बदला जाए तो ये करीब 40 अरब है। आरव शर्मा, हाँ, लगभग इतना ही। लेकिन तुम्हें इतना पैसा कहाँ से मिला शेयर खरीदने के लिए? आरव शर्मा, मुझे ये तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है ना? ओह, हाँ, हाँ, मैंने जल्दबाजी की। लेकिन तुम्हारे पास इतना पैसा है, फिर भी मैं तुम्हारा नाम अमीरों की सूची में क्यों नहीं देख पाता? आरव शर्मा, क्या तुम वाकई में सोचते हो कि तथाकथित अमीरों की सूची की रैंकिंग सही है? कितने लोग रैंकिंग स्वीकार नहीं करते? तुम्हें यह नहीं समझ में आता? उदाहरण के लिए, हांगकांग के श्रीमान हो, उनकी संपत्ति का अनुमान 500 अरब है, लेकिन कौन सी अमीरों की सूची में उन्हें रैंक करने की हिम्मत है? सभी को अचानक एहसास हुआ और उन्हें लगा कि आरव शर्मा की बात में बहुत दम है। वास्तव में धनी लोग या कुछ लोग जिन्हें आम जनता के लिए जानना सुविधाजनक नहीं है, निश्चित रूप से अमीरों की सूची में रैंकिंग स्वीकार नहीं करेंगे। इस समय दिया वोहरा फिर से वापस आए। इस बार उसने एक टी शर्ट और एक जोड़ी डेनिम हॉट पैंट चुनी। इसे पहनने के बाद उसका परफेक्ट फिगर पूरी तरह से प्रदर्शित हो सकता है। दिया वोहरा, आरव, तुम्हें ये पोशाक कैसी लगी? आरव शर्मा, बुरा नहीं, लेकिन पैंट बहुत छोटी है। अगर इसे जीन्स में बदला जा सकता है तो ये बेहतर दिखेगा। वेटर मुस्कुराए और जीन्स को दिया वोहरा को सौंपते हुए कहा, श्रीमान शर्मा, आपकी गर्लफ्रेंड आपको वाकई में बहुत अच्छी तरह जानती है। उसने कहा था कि आप निश्चित रूप से इतनी छोटी पैंट खरीदने के लिए सहमत नहीं होंगे, इसलिए उसने विशेष रूप से लंबी पैंट को बैकअप के रूप में चुना था। आरव शर्मा, सच में? मुझे लगता है कि अगर यह बहुत छोटा है तो अच्छा नहीं लगता, लंबा होना बेहतर है। दिया वोहरा, मैं जानती हूँ, तो मैं इसे बदल लेती हूँ। ये कहकर वह फिटिंग रूम में चली गई। जल्द ही उसने लंबी पैंट पहन ली। पहले की शॉर्ट्स की तुलना में ये जीन्स की जोड़ी आपको अधिक शुद्ध लेकिन कम ऊर्जावान बनाती है। मेरी गर्लफ्रेंड का फिगर अच्छा है। तुम इसे रात में घर पर आनंद ले सकते हो, लेकिन दूसरों को इसे देखने नहीं दे सकते। वे दो बड़े सफ़ेद पैर 45 सेंटीमीटर तक नंगे थे। आरव शर्मा इसे निश्चित रूप से स्वीकार नहीं कर सकते थे। आरव शर्मा, हाँ, इस तरह यह बहुत बेहतर दिखता है। आसपास के लोग निरुत्तर थे। भाई, तुम्हारा सौंदर्यबोध बेजोड़ है। जाहिर है कि अभी जो शॉर्ट्स थीं वे बेहतर दिख रही थीं। हाँ, भले ही मैं उम्र में बड़ा हूँ, मुझे लगता है कि नई वाली बेहतर दिखती है। भाई, तुम्हारे सौंदर्यबोध में सुधार की ज़रूरत है। आरव शर्मा, आप सभी को लगता है कि शॉर्ट्स बेहतर दिखते हैं, है ना? सभी ने सिर हिलाया। आरव शर्मा, यह इसलिए है क्योंकि आपको ये सुंदर लगता है कि इसे बाहर नहीं फैलाया जा सकता। वरना अगर आप लोग इसे घूरते रहेंगे तो क्या मैं नुकसान में नहीं रहूँगा? मेरी गर्लफ्रेंड, क्या यह अच्छा नहीं होगा कि मैं रात में दरवाज़ा बंद करके उसे धीरे धीरे देखूं? मुझे उसके लंबे पैर आपको क्यों दिखाने चाहिए? वाह, ये कारण पूरी तरह से पर्याप्त है और सभी को निरुत्तर कर देता है। आरव शर्मा की बातों से दिया वोहरा का चेहरा लाल हो गया। हालांकि उसे दिल में खुशी महसूस हुई, जैसे कि उसने शहद खा लिया हो। आरव शर्मा, कैसा रहेगा? बॉस लोग, क्या आप डायोरा के डिज़ाइनर की एक के बाद एक सेवा का आनंद लेने के लिए रिचार्ज करना चाहते हैं? जितना ज़्यादा रिचार्ज करेंगे उतना ज़्यादा मिलेगा और आप अधिक अनुकूल छूट भी पा सकते हैं। अब आप डायोरा की एक के बाद एक सेवा का अतिरिक्त आनंद भी ले सकते हैं। आप बहुत कुछ कमा रहे हैं। यह अवसर केवल एक बार आता है और अगर आप इसे चूक गए तो फिर कभी नहीं मिलेगा। आखिरकार इस तरह की सेवा कोई भी चाहकर नहीं कर सकता। मेरे और प्रमुख शेयरधारक के अलावा कोई और ऐसा करने की हिम्मत नहीं करता।
कई लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा और एक दूसरे की आंखों में संदेह देखा। वे अभी भी पूरी तरह से विश्वास नहीं कर रहे थे कि इतनी कम उम्र में आरव शर्मा के पास डायोरा के 28% शेयर खरीदने के लिए 10 अरब हो सकते हैं। भाई, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम ऐसा कर सकते हो? 1 मिलियन हमारे लिए छोटी रकम है। हमने पैसे दे दिए, लेकिन बाद में कोई डिज़ाइनर हमें सेवाएं प्रदान करने नहीं आया। फिर हम क्या करेंगे? हाँ, हालांकि 1 मिलियन ज़्यादा नहीं है, फिर भी इसे बैंक में रखने पर कुछ ब्याज मिल सकता है। अगर इसे मेंबरशिप कार्ड में डाल दिया तो इसकी कीमत नहीं बढ़ेगी। अगर समय आने पर हम इसे वापस नहीं कर पाए और कोई डिज़ाइनर सेवा नहीं मिली तो हमारा बड़ा नुकसान होगा, है ना? जब तक तुम हमें गारंटी नहीं देते कि अगर डायोरा के डिज़ाइनर की एक के बाद एक सेवा नहीं मिली तो तुम हमारे रिचार्ज किए गए पैसे को दोगुना करके वापस करोगे। हाँ, क्या तुम हिम्मत करते हो? आरव शर्मा: हिम्मत क्यों नहीं, बस रिचार्ज करो। अगर मैं अपनी बात पूरी करने में नाकाम रहा तो मैं तुम्हारे रिचार्ज किए गए पैसे को दोगुना करके वापस करूंगा। ये कहकर आरव शर्मा ने अपने बैंक जमा राशि दिखाए। वाह, इतने सारे अंक हैं कि मैं 2 सेकंड में भी गिन नहीं सकता। कई लोग निश्चित थे कि आरव शर्मा एक अमीर आदमी हैं, लेकिन चूंकि यह पुष्टि हो गई थी, उन्होंने रिचार्ज करना बंद कर दिया। वे उतने अमीर नहीं हैं जितना वे कहते हैं। 1 मिलियन उनके लिए छोटी रकम है। ये पूरी तरह से बकवास है। आज के समाज में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो आसानी से 1 मिलियन नकद निकाल सकते हैं। इस समय 8 लोग अंदर दौड़कर आए। स्टोर मैनेजर जल्दी से आगे बढ़कर उनका अभिवादन करने गई। बॉस, आप आ गए। डायोरा भारत क्षेत्र की प्रेसिडेंट ललिता बंसल हैं, एक 32 वर्षीय सशक्त महिला। वह आमतौर पर काम और फिटनेस के अलावा कुछ नहीं करती। वह उन चीज़ों में बिल्कुल रुचि नहीं रखती जो ज़्यादातर महिलाएं पसंद करती हैं, जैसे पार्टियां, शॉपिंग आदि। इसी स्वभाव के कारण वह डायोरा भारत क्षेत्र की प्रेसिडेंट की स्थिति हासिल कर पाई थीं। ललिता बंसल: श्रीमान शर्मा कहाँ हैं? स्टोर मैनेजर: वहाँ। ललिता बंसल ने जल्दी से अपने सहायक, 4 डिज़ाइनरों और उनके सहायकों को लेकर आरव शर्मा की ओर बढ़ी। ललिता बंसल: नमस्ते श्रीमान शर्मा, मैं ललिता बंसल हूँ, डायोरा भारत क्षेत्र की प्रेसिडेंट। ये 4 भारत क्षेत्र में तैनात डिज़ाइनर हैं और वे आपकी सेवा के लिए यहाँ हैं। अगर आपको कुछ चाहिए तो बस हमें बताएं और वे आपके निर्देशों का सख्ती से पालन करेंगे। आरव शर्मा ने पास खड़े स्तब्ध लोगों को देखा और पूछा, बॉस लोग, जल्दी जाकर रिचार्ज करो। मैं उनसे कहूँगा कि पहले आपको एक के बाद एक सेवा दें। कई लोग शर्मिंदगी में चुप रहे और कुछ बोल नहीं पाए। आरव शर्मा: क्यों, क्या तुमने नहीं कहा कि 1 मिलियन छोटी रकम है? क्या तुम इसे छोड़ने को तैयार नहीं हो या इसे निकाल नहीं सकते? अध्याय 192। वास्तव में आरव शर्मा इन लोगों से उलझना नहीं चाहते थे। बस ये लोग बार बार दूसरों के मामलों में दखल दे रहे थे और आरव शर्मा को ये पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने उन्हें कोई तवज्जो नहीं दी। कई लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा और चुपचाप रह गए। तार्किक रूप से इस बिंदु पर अगर किसी में थोड़ी भी आत्मसम्मान होता तो उसे अपनी चीज़ें रखकर चले जाना चाहिए था और फिर कभी डायोरा में वापस नहीं आना चाहिए था। लेकिन ये लोग ऐसा नहीं चाहते थे। आरव शर्मा की आलोचना से वे इतने शर्मिंदगी में पड़ गए कि उनकी बेइज्जती हो गई, लेकिन फिर भी वे अपने हाथों में डायोरा के कपड़े और बैग छोड़ने को तैयार नहीं थे। ऐसे लोग जो अपनी स्थिति दिखाने के लिए पूरी तरह से इन लग्जरी सामानों पर निर्भर करते हैं, स्वाभाविक रूप से इन्हें छोड़ना नहीं चाहते। उनके लिए डायोरा के उत्पाद उनकी स्थिति को बढ़ा सकते हैं, लेकिन आरव शर्मा के लिए डायोरा और अन्य लग्जरी ब्रांड्स के उत्पाद केवल उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। ये किस ब्रांड का था या इसमें लोगो था या नहीं, आरव शर्मा को इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। ये देखकर कि वे चुप थे, आरव शर्मा ने डिज़ाइनर को बुलाकर अपने कपड़े संशोधित करने को कहा। आरव शर्मा: इन सभी लोगों को हटा दो, साथ ही इस ड्रेस के पीछे का धनुष भी हटा दो। 4 डिज़ाइनरों ने जल्दी से कपड़े लिए और आरव शर्मा के अनुरोधों के अनुसार उन्हें संशोधित करना शुरू कर दिया। आरव शर्मा: क्या आप सभी डायोरा के उत्पाद डिज़ाइन में शामिल हैं? 4 डिज़ाइनरों ने सिर हिलाया। आरव शर्मा: मेरा मतलब यह नहीं कि मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं। मेरे दृष्टिकोण से ये कपड़े साफ और सुव्यवस्थित हैं, बिना किसी सजावट के, तो वे परफेक्ट हैं। ये जाहिर तौर पर शुद्ध काला है, लेकिन अचानक एक सुनहरा लोगो आ जाता है। क्या आपको नहीं लगता कि यह अचानक और असंगत है? कई डिज़ाइनरों ने अपने अपने जवाब दिए। संक्षेप में उनके जवाब एक ही हैं। एक लग्जरी ब्रांड के रूप में डायोरा के ग्राहक समूह की उत्पादों के लिए मांग केवल उपयोग तक सीमित नहीं है। ज़्यादातर ग्राहक डायोरा के उत्पाद केवल दिखावा करने के लिए खरीदते हैं, खासकर कुछ बेहद गरीब लड़कियां जो पैसे बचाती हैं और यहां तक कि अपने शरीर को बेचकर डायोरा का बैग खरीदती हैं। इसका उद्देश्य निश्चित रूप से अपनी सहेलियों के सामने अधिक प्रतिष्ठा हासिल करना और विभिन्न अवसरों पर इसे दिखाना है। अगर डायोरा का लोगो स्पष्ट रूप से प्रदर्शित नहीं है तो दूसरों को कैसे पता चलेगा कि वे डायोरा के बैग लिए हुए हैं?
अगर आप दिखावा नहीं कर सकते तो लग्जरी सामान खरीदने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए भले ही सौंदर्यशास्त्र के दृष्टिकोण से एक चमकदार लोगो असंगत लगेगा, लेकिन वास्तविक बिक्री के दृष्टिकोण से इन लोगों को जोड़ा जाना चाहिए और जितना अधिक ध्यान देने योग्य हो उतना बेहतर। वाह, यह जवाब लगभग वही है जो स्टोर मैनेजर ने कहा था। आरव शर्मा पहले गरीब थे और लग्जरी सामान नहीं खरीद सकते थे, इसलिए वे उन लोगों की सोच को नहीं समझ सकते थे जो लग्जरी सामान खरीदते थे। अब जब वे धनी हो गए हैं और उन्हें अपनी कीमत बढ़ाने के लिए लग्जरी सामानों की ज़रूरत नहीं है, तब भी वे उन लोगों की सोच को नहीं समझ सकते। लेकिन अब ये सब मायने नहीं रखता। वह अब डायोरा के दूसरे सबसे बड़े शेयरधारक हैं। अगर भविष्य में उन्हें कुछ भी संतुष्ट नहीं करता तो वह डिज़ाइनर को अपने घर बुलाकर संशोधन करवा सकते हैं। जब डिज़ाइनर कपड़े संशोधित कर रहे थे, सीईओ ललिता बंसल ने पूछा, श्रीमान शर्मा, क्या आपको भारत क्षेत्र की व्यावसायिक स्थिति की रिपोर्ट चाहिए? आरव शर्मा, ज़रूरत नहीं। मैं सिर्फ दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक हूँ। मुझे ये चीज़ें जानने से कोई फ़ायदा नहीं। मैं कंपनी के निर्णय लेने में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जैसा आप पहले करते थे वैसे ही अब करो। ललिता बंसल, ठीक है। पता नहीं डायोरा के प्रेसिडेंट अर्जुन सेठी ने आरव शर्मा की बात सुनी या नहीं, लेकिन कुछ सेकंड बाद उन्होंने आरव शर्मा को फ़ोन किया। आरव शर्मा ने देखा कि नंबर फ्रांस से था और सोचा कि शायद ये कोई धोखाधड़ी वाला कॉल नहीं है, इसलिए उन्होंने इसे जवाब देने की योजना नहीं बनाई। इस समय सिस्टम ने एक रिमाइंडर जारी किया। ये डायोरा के प्रेसिडेंट अर्जुन सेठी का कॉल है। मास्टर, इसे जवाब दे सकते हैं। आरव शर्मा ने फ़ोन उठाया और हेलो कहा। फ़ोन पर फ्रेंच में बात हुई। अर्जुन सेठी, नमस्ते श्रीमान शर्मा, मैं अर्जुन सेठी हूँ, डायोरा का प्रेसिडेंट। मुझे सम्मान है कि आप डायोरा के दूसरे सबसे बड़े शेयरधारक बन गए हैं और हमारे प्रति आपके समर्थन और भरोसे के लिए धन्यवाद। यह क्या बकवास बात कर रहा है? आरव शर्मा को बिल्कुल समझ नहीं आया। इसलिए आरव शर्मा ने पूछा, क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं? वास्तव में आरव शर्मा चाहते थे कि वह भारतीय भाषा बोले, लेकिन सोचने पर यह संभावना नहीं थी। ये बूढ़ा व्यक्ति निश्चित रूप से इसे नहीं बोलेगा, तो चलो अंतर्राष्ट्रीय सामान्य भाषा का उपयोग करें। अर्जुन सेठी ने जल्दी से अंग्रेजी में जवाब दिया, हाँ, मैं बोल सकता हूँ। आरव शर्मा ने उनके साथ अंग्रेजी में संवाद किया और उन्हें अपनी पहले की बात दोहराने को कहा। अर्जुन सेठी, ठीक है, कोई समस्या नहीं। नमस्ते श्रीमान शर्मा, मैं अर्जुन सेठी हूँ, डायोरा का प्रेसिडेंट। मुझे सम्मान है कि आप हमारे डायोरा के दूसरे सबसे बड़े शेयरधारक बन गए हैं और हमारे प्रति आपके समर्थन और भरोसे के लिए धन्यवाद। ये सभी सिस्टम से मिले इक्विटी पुरस्कार हैं और समर्थन और भरोसे से इसका कोई लेना देना नहीं है। हालांकि मुस्कुराते हुए व्यक्ति को नहीं मारना चाहिए। चूंकि दूसरा व्यक्ति इतना विनम्र था, आरव शर्मा सच नहीं बता सकते थे। उन्हें औपचारिकता निभानी थी, ये शिष्टाचार था। आरव शर्मा, मैं डायोरा के विकास को लेकर बहुत आशावादी हूँ, इसलिए मैंने शेयर खरीदने और दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक बनने का फैसला किया। अर्जुन सेठी, समय साबित करेगा कि श्रीमान शर्मा का व्यौर सही है। हमारा डायोरा भविष्य में निश्चित रूप से एलवी और शैनल से भी अधिक उच्च स्तरीय ब्रांड बन जाएगा। आरव शर्मा, हाँ, मुझे आपकी क्षमता पर भरोसा है। तो आपने मुझे फ़ोन करने का क्या मतलब है? अर्जुन सेठी, बात यह है, हमारे डायोरा की भारत में बिक्री एक ठहराव की अवधि में पहुंच गई है और हमेशा 3 अरब प्रति वर्ष के पैमाने पर बनी हुई है, लगातार 5 वर्षों तक रुकी हुई है। हमारे प्रतियोगी एचएम की वार्षिक बिक्री 7.5 अरब तक पहुंच गई है और मैं बहुत असंतुष्ट हूं। पहले हमारे पास भारत से कोई शेयरधारक नहीं था और कुछ चीज़ें करना आसान नहीं था। अब जब श्रीमान शर्मा हमारे दूसरे सबसे बड़े शेयरधारक बन गए हैं, मुझे लगता है कि अवसर आ गया है। क्या श्रीमान शर्मा कुछ कर सकते हैं ताकि डायोरा भारत में बिक्री में पर्याप्त वृद्धि हासिल कर सके? मूल रूप से आरव शर्मा केवल दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक बनना चाहते थे, जिसे कुछ भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी और बस हर साल डिविडेंड मिलता रहे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन सेठी अब उनसे कंपनी की बिक्री बढ़ाने में मदद मांगेंगे। ईमानदारी से कहें तो आरव शर्मा अनिच्छुक थे। क्यों? क्योंकि उनके पास केवल 28% शेयर हैं। मान लीजिए वह भारत में डायोरा की बिक्री को 10 अरब तक बढ़ा देते हैं। मान लीजिए कि 10 अरब में से 1 अरब डिविडेंड के रूप में वितरित किया जाता है। 28% शेयर रखने वाले आरव शर्मा को केवल 280 मिलियन मिल सकते हैं। लेकिन अर्जुन सेठी के पास 45% शेयर हैं, तो वह 450 मिलियन प्राप्त कर सकते हैं। आरव शर्मा ने मेहनत की, पैसा कमाने के बाद उन्हें अर्जुन जितना नहीं मिला। यह उचित नहीं है। आरव शर्मा को पैसे की ज़रूरत है और वह सिस्टम के कार्यों को पूरा करके पुरस्कार और पैसा प्राप्त कर सकते हैं। हमें भारत के लोगों से हर संभव तरीके से पैसा कमाने की कोशिश क्यों करनी चाहिए और बूढ़े अर्जुन सेठी को कुछ 100 मिलियन और कमाने देना चाहिए। अगर आरव शर्मा प्रमुख शेयरधारक होते और अधिक मेहनत करके अधिक पैसा कमा सकते, तो वे इस कार्य को स्वीकार करने पर विचार कर सकते थे।
इसलिए आरव शर्मा ने सीधे कहा, मुझे खेद है श्रीमान सेठी, मुझे व्यवसाय के बारे में कुछ नहीं पता और मेरे लिए ये कार्य पूरा करना वाकई में मुश्किल है। मैं सिर्फ 28% शेयरों के साथ दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक हूं और मुझे बस वार्षिक डिविडेंड की प्रतीक्षा करनी है। आप 45% शेयरों के साथ प्रमुख शेयरधारक हैं और आपको ये सभी चीज़ें करनी चाहिए, मुझे शर्मिंदा न करें। अर्जुन सेठी, आप दूसरे सबसे बड़े शेयरधारक हैं, आपको कंपनी के विकास में योगदान देना चाहिए। आरव शर्मा, मैं सिर्फ डिविडेंड की प्रतीक्षा करने वाला दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक हूं और आप सबसे बड़े शेयरधारक हैं। अगर कंपनी पैसा कमाती है तो आपको ज़्यादा मिलता है और आपकी मेहनत के लिए यह उचित है। मैं अलग हूं, मैं मेहनत करके पैसा कमाता हूं लेकिन मुझे कम मिलता है। बताएं, मेरे पास इस कार्य को स्वीकार करने का क्या कारण है। अध्याय 193। अर्जुन सेठी ने समझ लिया कि आरव शर्मा का क्या मतलब है। ध्यान से सोचने पर आरव शर्मा की बात में दम था। आरव शर्मा ने मेहनत करके ग्रुप को और पैसा कमाया, लेकिन इसका बड़ा हिस्सा अर्जुन सेठी ले गए और इसे अन्य शेयरधारकों में भी बांटना पड़ा। आरव शर्मा को खुद केवल 28% मिला। इस हिसाब से यह कोई अच्छा सौदा नहीं लगता। अर्जुन सेठी 68 साल के हैं और वे लंबे समय से रिटायरमेंट की उम्र पार कर चुके हैं, लेकिन वे अभी भी रिटायर होने से इनकार करते हैं। उनकी एक अधूरी इच्छा बाकी है, जो है डायोरा को HMKZ बियाओ। अब उनके सामने एक अवसर है और वे निश्चित रूप से इसे गंवाना नहीं चाहते, क्योंकि उनकी नज़र में आरव शर्मा, जिन्होंने डायोरा के 28% शेयर खरीदने के लिए दसियों अरब खर्च किए, निश्चित रूप से कोई साधारण व्यक्ति नहीं होंगे। अगर आरव शर्मा और मेहनत करें और भारत क्षेत्र में डायोरा की बिक्री को एक उच्च स्तर तक ले जाएं, तो HM कंपनी को पकड़ना असंभव नहीं होगा। इसलिए अर्जुन सेठी ने सामान्य रूप से कहा, श्रीमान शर्मा, सच कहूं तो मेरा जीवन लगभग खत्म हो चुका है। अब मेरी दो इच्छाएं बाकी हैं। पहली, मेरा डायोरा HM के पैमाने तक पहुंच जाए। दूसरी, मेरी बेटी इलिना एक अच्छा पति ढूंढ ले। अगर ये दो इच्छाएं पूरी हो जाएं, तो मैं तुरंत मर जाऊंगा और मुस्कुराते हुए चला जाऊंगा। इसलिए मैं आपके लिए कुछ मुनाफा छोड़ सकता हूं, बशर्ते आप भारत में डायोरा की बिक्री को HM तक पहुंचा दें। आरव शर्मा, अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो मैं आपको अपनी राय बता देता हूं। मैं एशिया में डायोरा का विशेष एजेंसी अधिकार चाहता हूं। अब से एशिया में सभी मामलों पर मेरा अंतिम निर्णय होगा और इसका मुख्य कार्यालय से कोई लेना देना नहीं होगा। मैं वादा करता हूं कि सबसे कम 3 साल और सबसे ज़्यादा 5 साल में डायोरा H&M की बिक्री के पैमाने तक पहुंच जाएगा। आपका क्या ख्याल है? सभी लग्जरी ब्रांड्स में एक बात समान है कि वे बाहरी फ्रेंचाइजी को स्वीकार नहीं करते। दुनिया भर के सभी स्टोर ग्रुप द्वारा सीधे संचालित किए जाते हैं। ऐसा करने का उद्देश्य प्रबंधन और नियंत्रण को आसान बनाना और ब्रांड छवि को बनाए रखना है। एक बार बाहरी फ्रेंचाइजिंग की अनुमति दी गई तो यह अपरिहार्य है कि फ्रेंचाइजी स्टोर के कर्मचारियों की गुणवत्ता कम होगी और वे ब्रांड छवि को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें करेंगे। डायोरा के साथ भी यही है। वे कभी भी बाहरी फ्रेंचाइजी स्वीकार नहीं करते और दुनिया भर के सभी स्टोर ग्रुप द्वारा सीधे संचालित किए जाते हैं। आरव शर्मा ने एशिया में विशेष एजेंसी अधिकार मांगा, जो निस्संदेह ग्रुप की व्यावसायिक रणनीति को चुनौती थी। अर्जुन सेठी इतने बड़े मामले पर फैसला लेने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। इसके लिए एक शेयरधारकों की सभा बुलानी होगी। अगर शेयरधारकों की सभा इसके पक्ष में मतदान करती है तो आरव शर्मा का अनुरोध स्वीकार किया जा सकता है। अगर शेयरधारकों की सभा इस प्रस्ताव को खारिज कर देती है तो यह अस्वीकार्य होगा। अर्जुन सेठी ने ईमानदारी से जवाब दिया, मैं आपको तुरंत जवाब नहीं दे सकता, इसलिए मैं प्रमुख शेयरधारक के नाम पर शेयरधारकों की सभा बुलाने का प्रस्ताव रखूंगा। अगर शेयरधारकों की सभा इसके पक्ष में मतदान करती है तो यह आपकी इच्छा के अनुसार होगा। मुझे आशा है कि मैं और 5 साल जीवित रहूंगा ताकि डायोरा को HM को पकड़ते हुए देख सकूं। अगर शेयरधारकों की सभा इसे पास नहीं कर पाती तो इसे भूल जाए। आपका क्या ख्याल है? आरव शर्मा, ठीक है। अर्जुन सेठी, ठीक है, ये तय हो गया। मैं अब आपको और परेशान नहीं करूंगा। मैं फ़ोन रख रहा हूं। आरव शर्मा ने हल्के से हाँ कहा और फ़ोन काट दिया। ललिता बंसल आरव शर्मा के पास खड़ी सुन रही थीं। हालांकि वह अर्जुन सेठी की बात नहीं सुन पाईं, लेकिन आरव शर्मा की बातों से एक सामान्य अंदाज़ा लगाया जा सकता था। ललिता बंसल, श्रीमान शर्मा, क्या आप मुख्य कार्यालय से एशिया में विशेष एजेंसी अधिकार मांगना चाहते हैं? आरव शर्मा, मैंने बस यूं ही कहा। क्या आपको लगता है कि वे एशिया क्षेत्र का नियंत्रण मुझे सौंपने को तैयार होंगे? ललिता बंसल, मुझे लगता है कि यह संभव है। आपको नहीं पता कि प्रेसिडेंट अर्जुन सेठी मुझे हर महीने 3-4 बार फ़ोन करते हैं और हर बार कहते हैं कि वे चाहते हैं कि भारत में डायोरा की बिक्री प्रदर्शन HM को पकड़ ले। अगर आप वाकई में गारंटी दे सकते हैं कि आप इस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि वे सबसे ज़्यादा संभावना है कि वे आपको एशिया में एजेंसी अधिकार देने को तैयार होंगे। अब वे प्रतिष्ठा को ज़्यादा महत्व देते हैं और पैसा उनके लिए अब उतना महत्वपूर्ण नहीं है।
आरव शर्मा, आपके ऐसा कहने से मुझे लगता है कि इसमें बहुत उम्मीद है। कमबख्त, मैंने जानबूझकर एक कठिन बहाना ढूंढा था ताकि मना कर सकूं। मुझे आशा है कि वे वाकई में संतुष्ट नहीं होंगे। ललिता बंसल, आरव शर्मा, कंपनी मेरी नहीं है। मैं वाकई में ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहता। अगर डायोरा मेरे नियंत्रण वाला शेयरधारक होता तो मैं निश्चित रूप से एचएम को पकड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता। लेकिन अब मैं सिर्फ एक सम्मानजनक दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक हूं, इसलिए मैं वाकई में इतनी मेहनत नहीं करना चाहता। ललिता बंसल आरव शर्मा को पूरी तरह समझ नहीं पाईं। इतना अच्छा अवसर होने पर अन्य लोग शायद सपने में हंसते हुए जाग जाते, लेकिन आरव शर्मा को इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। क्या उनके पास काम करने के लिए और बेहतर प्रोजेक्ट्स हैं? इस समय डिज़ाइनर ने आरव शर्मा के अनुरोध के अनुसार सभी कपड़े और बैग संशोधित कर दिए। चमकदार लोगो हटा दिया गया, अतिरिक्त धनुष काट दिया गया और सिलाई फिर से की गई, इसलिए यह पता नहीं चलता कि इसमें बदलाव किया गया है। आरव शर्मा, हाँ, लग्जरी ब्रांड्स के डिज़ाइनर वाकई में कमाल के हैं। बस इस एक बदलाव से यह परफेक्ट हो गया। डिज़ाइनरों ने जल्दी से आरव शर्मा की तारीफ के लिए धन्यवाद दिया। आरव शर्मा, ठीक है, आप सभी की मदद के लिए धन्यवाद। क्या मैं सभी को एक कप कॉफ़ी पिलाऊं? ललिता बंसल, श्रीमान शर्मा को परेशान करने की ज़रूरत नहीं। आपका समय कीमती है, इसलिए बस अपनी चीज़ों पर ध्यान दें। आपके लिए व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान करना हमारा सम्मान है और आपको हमें विशेष रूप से धन्यवाद देने की ज़रूरत नहीं है, वरना वह भारत क्षेत्र की प्रेसिडेंट कैसे बनती? यह एक उच्च ईक्यू है। वे विदेशी डिज़ाइनर लगभग आरव शर्मा का निमंत्रण स्वीकार करने वाले थे। सौभाग्य से उन्होंने पहले बोल दिया। आरव शर्मा, ठीक है, तो आप लोग वापस जाकर अपने काम में व्यस्त हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। ललिता बंसल, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। श्रीमान शर्मा, हम पहले चलते हैं। अलविदा। आरव शर्मा ने सिर हिलाया। ललिता बंसल डिज़ाइनरों के साथ चली गईं। उनका पक्ष लेने के लिए स्टोर मैनेजर ने व्यक्तिगत रूप से उन्हें दरवाजे तक छोड़ा। ललिता बंसल ने डांटा, तुम बाहर क्यों निकलीं? तुम में बिल्कुल समझदारी नहीं है। श्रीमान शर्मा अभी भी स्टोर में हैं। तुम उनकी अच्छी तरह सेवा क्यों नहीं कर रही हो? मेरे साथ बाहर क्यों निकलीं? स्टोर मैनेजर इतना घबरा गया कि उसने जल्दी से सिर हिलाया और स्टोर में वापस दौड़ गया। आरव शर्मा मुस्कुराए और बोले, घबराओ मत, मैंने चीज़ें खरीद ली हैं, बताओ कितना बिल हुआ? स्टोर मैनेजर ने सिर हिलाया और जल्दी से कुल राशि की गणना की। एक ड्रेस 68,000, एक बैग के लिए 98,000, एक सूट की कीमत 78,000 रुपये, एक टी शर्ट और जीन्स का सेट 28,000, कुल मिलाकर 2,74,000। जब आरव शर्मा ने बिल देखा तो वे लगभग गाली देने वाले थे। यह क्या बकवास है? इतनी छोटी चीज़ की कीमत 2,70,000 रुपये से ज़्यादा। लग्जरी ब्रांड्स वाकई में पैसा कमाते हैं। इतनी सारी चीज़ों के साथ मैंने कम से कम 2,60,000 रुपये आंसुओं के साथ कमाए होंगे। ये कीमत है। चूंकि आप खरीदने आए हैं तो आपको इसे स्वीकार करना होगा। आरव शर्मा ने कार्ड स्वाइप किया और चले गए। दिया वोहरा ने आरव शर्मा का हाथ पकड़ा और कहा, मुझे खेद है, मैंने तुम्हें एक बार में इतना पैसा खर्च करवा दिया। आरव शर्मा, कोई बात नहीं, मैं दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक हूं और इस पैसे का 28% मुझे वापस मिलेगा। बस इसे डायोरा के प्रदर्शन को समर्थन देने के रूप में सोचो। अगर स्टॉक की कीमत बढ़ती है तो मेरे पास मौजूद इक्विटी पहले से भी ज़्यादा होगी। दिया वोहरा, हाँ, सच में, अब जब तुमने ऐसा कहा तो मुझे बेहतर महसूस हो रहा है। मुझे अन्य लड़कियों की तरह ब्रांड्स पसंद हैं, लेकिन इतना पैसा खर्च करने में झिझक होती है। हम भविष्य में इस तरह के ब्रांड्स नहीं खरीदेंगे। थोड़ा दर्द होता है। आरव शर्मा, कोई बात नहीं, बस आज रात अच्छा व्यवहार करो। दिया वोहरा का चेहरा लाल हो गया और उसने जल्दी से आरव शर्मा को कुछ मुक्के मारे और नखरे से कहा, घटिया। इस समय उसका सेल फोन बजा। उसने इसे निकाला और देखा कि यह हाई स्कूल की उसकी अच्छी दोस्त अंजलि महात्रे का फ़ोन था। उसने अचानक फ़ोन क्यों किया? संदेह के साथ दिया वोहरा ने फ़ोन उठाया। अध्याय 194। फ़ोन कनेक्ट हुआ और अंजलि महात्रे की आवाज़ आई। अंजलि महात्रे, छोटी रन, बहुत समय बाद मुलाकात हुई। दिया वोहरा, हमारी आखिरी मुलाकात को लगभग 1 साल हो गया। क्या तुम विदेश में नहीं थीं? वापस आ गईं? अंजलि महात्रे, हाँ, मैंने यहाँ अपनी कक्षाएं पूरी कर ली हैं और अब मुझे भारत वापस आकर अपनी द्वितीय वर्ष की पढ़ाई जारी रखनी है। अंजलि महात्रे नवी मुंबई व्यापार महाविद्यालय में पढ़ती हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहयोग कक्षा में। इस कक्षा की ट्यूशन फीस प्रति वर्ष 10,000 रुपये है। अगर आपके परिवार के पास पैसा है तो आप द्वितीय वर्ष में संयुक्त राज्य अमेरिका में भागीदार विश्वविद्यालय में 1 वर्ष के लिए विनिमय छात्र के रूप में आवेदन कर सकते हैं। अंजलि महात्रे 1 साल के लिए बाहर थी और अब उसे वापस आकर अपनी द्वितीय वर्ष की पढ़ाई जारी रखनी है। पूर्व सबसे अच्छी दोस्त के रूप में दिया वोहरा निश्चित रूप से बहुत खुश थी और बोली, ये बहुत अच्छा है।
जब तुम्हें नवी मुंबई आने का समय मिले मैं तुम्हें हर जगह घुमाऊंगी। अंजलि महात्रे, हाँ हाँ अभी कर लेते हैं, मैं अभी हवाई अड्डे से निकली हूँ, मुझे लेने आ जाओ। दिया वोहरा, सच में? कौन सा हवाई अड्डा? छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या नवी मुंबई घरेलू हवाई अड्डा? अंजलि महात्रे, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दिया वोहरा, ठीक है मैं अभी आती हूँ, मेरे लिए इंतज़ार करो। फ़ोन काटने के बाद दिया वोहरा ने जल्दी से आरव शर्मा से कहा, मेरी हाई स्कूल की एक अच्छी दोस्त विदेश से वापस आ रही है, क्या तुम मुझे उसे लेने के लिए ड्राइव कर सकते हो? आरव शर्मा, ठीक है। दिया वोहरा ने तुरंत आरव शर्मा को चूमा और कहा, धन्यवाद प्रिय। हालांकि दोनों ने कुछ ही कदम उठाए थे कि दिया वोहरा की क्लास टीचर का फ़ोन आ गया। कक्षा को एक नाटक प्रदर्शन करना था और शिक्षक ने उसे नायिका की भूमिका सौंपी थी, इसलिए अब उसे वापस जाकर रिहर्सल करना था। अगर इस नाटक में प्रदर्शन अच्छा रहा तो आप एक वैकल्पिक पाठ्यक्रम के लिए क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा स्कूल द्वारा आपको एक नाटक क्रू में सिफारिश करने और एक भूमिका निभाने का अवसर भी मिल सकता है। क्लास टीचर ने दिया वोहरा को नायिका के रूप में इसलिए चुना क्योंकि पहला, उसकी छवि अच्छी है और दूसरा, उसकी प्रसिद्धि के कारण। अब वह कुछ हद तक डॉइन इंटरनेट सेलिब्रिटी मानी जाती है। अगर उसे सिफारिश करने का मौका मिलता है तो क्रू निश्चित रूप से उसे चाहेगा। ये कहा जा सकता है कि यह एक अच्छा अवसर है और दिया वोहरा निश्चित रूप से इसे गंवाना नहीं चाहती थी। इसलिए उसने आरव शर्मा से अंजलि महात्रे को लेने में मदद करने को कहा और वह शाम को उनसे मिलने आएगी। आरव शर्मा ने सिर हिलाया और दिया वोहरा से सहमत हो गए। दिया वोहरा ने जल्दी से टैक्सी लेकर स्कूल वापस चली गई। आरव शर्मा हवाई अड्डे की ओर ड्राइव करके गए। समय बचाने के लिए आरव शर्मा ने कार को हवाई अड्डे के पार्किंग लॉट में नहीं डाला, बल्कि हवाई अड्डे से ज़्यादा दूर नहीं एक सार्वजनिक पार्किंग लॉट में रोका। फिर उन्होंने अंजलि महात्रे को फ़ोन किया और पूछा कि वह कहाँ है। मूल रूप से आरव शर्मा चाहते थे कि वह खुद आए, लेकिन उसके पास बहुत सारा सामान था और वह अकेले इसे संभाल नहीं सकती थी, इसलिए उन्हें फिर भी जाना पड़ा। जल्द ही आरव शर्मा ने अंजलि महात्रे को रिसीव कर लिया। अंजलि महात्रे ने आरव शर्मा को, जो इतने हैंडसम थे, देखा और मुस्कुराकर उनकी तारीफ की। मुझे उम्मीद नहीं थी कि छोटी रन को इतना हैंडसम दोस्त मिलेगा। आरव शर्मा, धन्यवाद। चलो अंजलि महात्रे, क्या तुम कार लेकर आए हो? आरव शर्मा, हाँ, ये सामने के सार्वजनिक पार्किंग लॉट में है। अंजलि महात्रे ने सोचा कि चूंकि वह पार्किंग शुल्क के कुछ रुपये भी बचाना चाहता है, वह निश्चित रूप से एक गरीब लड़का होगा और उसकी कार भी अच्छी नहीं होगी। हालांकि उसने ये केवल अपने मन में सोचा और इसे जोर से नहीं कहा। लगभग 10 मिनट चलने के बाद वे आखिरकार सार्वजनिक पार्किंग लॉट में पहुंच गए। अंजलि महात्रे थक गई थी और नींद में थी, इसलिए उसका मूड स्वाभाविक रूप से अच्छा नहीं था। उसने अधीरता से पूछा, तुम्हारी कार कहाँ है? आरव शर्मा, अंदर। अंजलि महात्रे, तो तुम जाओ और कार यहाँ ले आओ, मैं वाकई में और नहीं चल सकती। कमबख्त। आरव शर्मा के बाएं और दाएं हाथ में एक एक बड़ा बॉक्स था। उसने सिर्फ एक ट्रैवल बैग उठाया था। आरव शर्मा ने तो ये भी नहीं कहा कि वह थक गया है, लेकिन वह खुद कह रही थी कि वह थक गई है। अगर ये दिया वोहरा की खातिर न होता तो आरव शर्मा वाकई में बॉक्स फेंक कर चले जाते। आरव शर्मा, इंतज़ार करो। इस समय अंजलि महात्रे का सेल फोन बजा। उसने देखा और जल्दी से चिल्लाई, छोटी रन का बॉयफ्रेंड, ज़रा रुको, मैं एक फ़ोन ले लूँ और फिर तय करूंगी कि तुम्हारी कार में जाऊं या नहीं। ये सुनकर आरव शर्मा निरुत्तर रह गए। तो उसके पास अन्य योजनाएं हैं। वह अपने आप को क्या समझती है? क्या पूरी दुनिया को उसके इर्द गिर्द घूमना होगा? अंजलि महात्रे ने फ़ोन उठाया और कुछ देर के लिए अंग्रेजी में बात की। फ़ोन काटने के बाद उसने आरव शर्मा से कहा, छोटी रन का बॉयफ्रेंड, मुझे खेद है, मैं तुम्हारी कार में नहीं जाऊंगी। मेरा बॉयफ्रेंड मुझे लेने के लिए अपनी BMW ड्राइव करके आ रहा है, मैं उसकी BMW में वापस जाऊंगी। अच्छा लड़का, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। भले ही उसका बॉयफ्रेंड उसे लेने के लिए ड्राइव करके आ रहा हो, फिर भी उसने दिया वोहरा को उसे लेने के लिए बुलाया। उद्देश्य क्या है? ये दिन के उजाले की तरह स्पष्ट है ना? बस अपने बॉयफ्रेंड को दिखाना है जो BMW ड्राइव करता है। अगर वह औरत न होती तो आरव शर्मा वाकई में उसकी माँ को बधाई देना चाहते थे। आरव शर्मा, ठीक है, तो मैं चलता हूँ। अगर कुछ कहना हो तो कृपया खुद दिया वोहरा से संपर्क करो। अंजलि महात्रे, ठीक है, आपको परेशान करने के लिए माफ़ करें। आरव शर्मा, कोई परेशानी नहीं। आरव शर्मा ने बॉक्स रख दिया और अपनी कार की ओर चल दिए। थोड़ी देर बाद आरव शर्मा ने कार निकाली। उन्होंने अंजलि महात्रे को नमस्ते नहीं कहा और ड्राइव करने वाले थे। लेकिन जब अंजलि महात्रे ने उन्हें ड्राइवर की सीट पर देखा तो वह तुरंत हैरान हो गई और जल्दी से दौड़कर आई। छोटी रन का बॉयफ्रेंड। आरव शर्मा ने जल्दी से कार रोकी और पूछा, क्या हुआ? अंजलि महात्रे, ओह,
बात यह है, मेरे बॉयफ्रेंड ने अभी मुझे फ़ोन करके कहा कि उसके पिताजी को अस्थायी रूप से कार की ज़रूरत है और वह मुझे लेने के लिए ड्राइव नहीं कर सकता। क्या तुम मुझे अपने साथ ले जा सकते हो? आरव शर्मा, केवल 1 मिनट में क्या पिताजी को कार की ज़रूरत पड़ गई? अंजलि महात्रे, इसका जिक्र मत करो। मुझे भी गुस्सा आ रहा है। आपको परेशान करने के लिए माफ़ करें। आरव शर्मा ने सिर हिलाया और बोले, आ जाओ। हालांकि अभी जो हुआ उसकी वजह से आरव शर्मा को गुस्सा आया और उन्होंने नीचे उतरकर उसके बॉक्स लेने में मदद नहीं की। अंजलि महात्रे को लगता था कि उसने अभी जो कहा था उसमें कुछ गलत था। उसे अपराध बोध हुआ और उसने आरव शर्मा से नीचे उतरकर बॉक्स लेने में मदद मांगने की हिम्मत नहीं की। उसने 2 बड़े सूटकेस, प्रत्येक का वजन कम से कम 50 किलोग्राम, खुद कार में डाले। आमतौर पर वह लड़कों के सामने बोतल का ढक्कन खोलने में भी परेशानी महसूस करती थी, लेकिन अब वह 50 किलो का सूटकेस बिना किसी समस्या के उठा सकती थी। तो औरतें वाकई में कमाल की प्रजाति हैं। अंजलि महात्रे पैसेंजर सीट पर बैठी, सीट बेल्ट बांधी और मुस्कुराकर बोली, धन्यवाद छोटी रन का बॉयफ्रेंड, चलो। आरव शर्मा, कहाँ जा रही हो? अंजलि महात्रे, मुझे भी नहीं पता। क्या तुम मेरे लिए रहने की जगह ढूंढने में मदद कर सकते हो? मैं कल स्कूल में रिपोर्ट करूंगी और हॉस्टल तैयार होने के बाद वहां चली जाऊंगी। आरव शर्मा, ठीक है, तो मैं तुम्हें छोटी रन के घर ले चलता हूं, तुम वहां एक रात रह सकती हो। अंजलि महात्रे, ठीक है ठीक है। आरव शर्मा ने कार स्टार्ट की और ओबरॉय स्काई टावर्स की ओर ड्राइव किया। जैसे ही वे निकले, पार्किंग लॉट में सड़क के किनारे एक BMW X5 रुकी। तभी अंजलि महात्रे का सेल फोन बजा। उसने अपने फ़ोन पर नज़र डाली, फिर जल्दी से आरव शर्मा की ओर देखा, फिर कॉल काट दी और वीचैट पर दूसरी पार्टी से बात करने लगी। हनी, मेरी सबसे अच्छी दोस्त छोटी रन मुझे लेने के लिए ड्राइव करके आई थी, लेकिन मैं उसका विरोध नहीं कर पाई, इसलिए मैं उसकी कार में चली गई। तुम मत आओ, मैं सेटल होने के बाद तुमसे संपर्क करूंगी। BMW X5 का ड्राइवर अपने मोबाइल फ़ोन को देख रहा था और गुस्से में स्टीयरिंग व्हील पर मारा। उसने अंजलि महात्रे को फ़ोन किया, लेकिन कस्टमर सर्विस ने बताया कि फ़ोन बंद है। जाहिर है, जब अंजलि महात्रे ने कई मिलियन डॉलर की कीमत वाली कुलिनन देखी तो उसने BMW ड्राइव करने वाले प्रेमी को छोड़ दिया। वास्तव में उसने अभी तक BMW ड्राइवर को स्वीकार नहीं किया था। सख्ती से कहें तो वह अभी तक उसका बॉयफ्रेंड नहीं था। जब वह पहली बार बाहर आई थी तो उसे लगा कि आरव शर्मा पार्किंग शुल्क के कुछ रुपए भी बचा रहा है, तो वह निश्चित रूप से अच्छी कार नहीं ड्राइव कर रहा होगा। इसलिए उसने जानबूझकर कहा कि उसका बॉयफ्रेंड BMW ड्राइव करता है। ये देखने के बाद कि आरव शर्मा रोल्स रॉयस ड्राइव कर रहे हैं, उसने तुरंत प्रेमी को छोड़ दिया और आरव शर्मा की कार में सवारी करने पर अड़ गई। अंजलि महात्रे, छोटी रन का बॉयफ्रेंड, तुम्हारा नाम क्या है? आरव शर्मा। आरव शर्मा। अंजलि महात्रे, ओह आरव शर्मा, क्या ये कार तुम्हारी है? आरव शर्मा, नहीं, यह मेरे बॉस की है, मैं सिर्फ एक ड्राइवर हूँ। आरव शर्मा जानते थे कि वह एक घमंडी औरत है, इसलिए उन्होंने जानबूझकर ऐसा कहा। शायद वह कार से उतर जाए तो मुझे उसकी शक्ल देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अंजलि महात्रे ने अजीब तरह से हंस दिया और मन ही मन गाली दी, एक ड्राइवर इतना दिखावा क्यों करता है? वह अपने बॉस की कार ड्राइव करके बाहर दिखावा करता है, क्या उसे डर नहीं लगता कि अगर यह खरोंच खा जाए तो वह सब कुछ गंवा देगा? अध्याय 195। कुछ पल की खामोशी के बाद अंजलि महात्रे खुद को रोक नहीं पाए। उसने BMW ड्राइव करने वाले प्रेमी को वीचैट मैसेज भेजा, उसे लटकाए रखा। देखते हैं कि आरव शर्मा उसे बाद में कहाँ ले जाता है। अगर जगह ठीक हो तो वहाँ रुक जाएगी, अगर जगह काम नहीं करती तो वह प्रेमी को ड्राइव करके उसे लेने के लिए बुलाएगी। वास्तव में कोई भी सामान्य व्यक्ति जानता है कि तथाकथित सहपाठी दोस्ती कुछ समय बाद फीकी पड़ जाती है। जब मैं जूनियर हाई स्कूल में गया तो मैं अपने प्राइमरी स्कूल के दोस्तों को भूल गया। हाई स्कूल में गया तो जूनियर हाई स्कूल के दोस्तों को भूल गया। जब मैं कॉलेज गया तो हाई स्कूल के दोस्तों को भूल गया। जब मैंने काम शुरू किया तो मैंने स्कूल के सभी दोस्तों को लगभग भूल ही दिया। 1 या 2 करीबी दोस्तों को छोड़कर, चाहे हम पहले कितने अच्छे दोस्त क्यों न रहे हों, हम आखिरकार संपर्क करना बंद कर देते हैं। इसलिए अंजलि महात्रे का दिया वोहरा के साथ ऐसा गहरा बहनापा दोस्ती बिल्कुल नहीं है। इस बार उसने दिया वोहरा को उसे लेने के लिए इसलिए बुलाया ताकि वह दिखा सके कि उसका प्रेमी एक अमीर आदमी है जो BMW ड्राइव करता है। वह वास्तव में बहनापे की वजह से नहीं चाहती थी कि दिया वोहरा उसे लेने आए। जल्द ही आरव शर्मा ओबरॉय स्काई टावर्स पहुंच गए। उन बड़े अक्षरों को देखकर अंजलि महात्रे ने तुरंत अपना फ़ोन रख दिया और आश्चर्य से पूछा, क्या छोटी रन यहाँ रहती है? आरव शर्मा, हाँ। अंजलि महात्रे, यह असंभव है, उसे यहाँ घर खरीदने के लिए इतना पैसा कहाँ से मिला? आरव शर्मा, किराए पर लिया। अंजलि महात्रे हंस पड़ी, ये तो ठीक था, अगर तुम कहते कि दिया वोहरा ने यहाँ घर खरीदा है तो वह कभी विश्वास नहीं करती।
इस समय सामने से एक कार कम्युनिटी में दाखिल हुई। ड्यूटी पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने तुरंत सलामी दी और चिल्लाया, स्वागत है घर मालिक अंजलि महात्रे, यह एक शीर्ष श्रेणी की कम्युनिटी है। सिक्योरिटी गार्ड्स की सेवा की गुणवत्ता वाकई में उच्च है। आरव शर्मा, बुरा नहीं। जब सिक्योरिटी गार्ड ने आरव शर्मा की कार देखी तो उसने जल्दी से गार्ड रूम में चिल्लाया, बॉस शर्मा वापस आ गए। बाकी लोग तुरंत बाहर दौड़े और लाइन में खड़े होकर सलामी दी और अभिवादन किया। स्वागत है घर श्रीमान शर्मा। अंजलि महात्रे फिर से उलझन में पड़ गई। चूंकि ओबरॉय स्काई टावर्स एक शीर्ष श्रेणी का आवासीय परिसर है, ये समझ में आता है कि सिक्योरिटी सेवाएं उच्च गुणवत्ता की हैं। लेकिन अभी एक मालिक घर लौटा था और केवल ड्यूटी पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने उसका अभिवादन किया था। जब आरव शर्मा वापस आए तो सभी सिक्योरिटी गार्ड्स बाहर क्यों आए और सलामी देकर उनका अभिवादन किया। इसके अलावा वे आरव शर्मा को श्रीमान शर्मा क्यों बुला रहे हैं। आरव शर्मा मुस्कुराए और सिर हिलाया, फिर कम्युनिटी में कार ड्राइव की। अंजलि महात्रे ने उलझन में पूछा, वे आपको श्रीमान शर्मा क्यों बुला रहे हैं। आरव शर्मा, ये तो बस एक संबोधन है ना। आजकल जब कोई थोड़ा बड़ा पुरुष दिखता है तो उसे बॉस या ऐसा कुछ बुलाते हैं। ये सामान्य है और मैं रोल्स रॉयस ड्राइव करता हूँ, उन्हें ज़रूर लगता होगा कि मैं कोई बड़ा बॉस हूँ, इसलिए मुझे श्रीमान शर्मा बुलाना सामान्य है। अंजलि महात्रे ने सिर हिलाया, सोचकर कि यह बात समझ में आती है। आरव शर्मा ने कार को बिल्डिंग सी के नीचे पार्क किया और कहा, ऊपर जाओ। छोटी रन रूम 802 में रहती है। ऊपर जाने के बाद मेरे लिए इंतज़ार करना, मैं कार पार्क करके तुम्हारे पास आता हूँ। अंजलि महात्रे, क्या तुम मेरे बॉक्स लेने में मदद कर सकते हो। आरव शर्मा, नहीं, ये बहुत भारी है। अंजलि महात्रे, तुम में ज़रा भी सज्जनता नहीं है। मैं छोटी रन की सबसे अच्छी दोस्त हूँ, क्या मैं तुमसे बॉक्स उठाने में मदद भी नहीं मांग सकती। आरव शर्मा, ये बहुत भारी है, मैं इसे लेना नहीं चाहता। अंजलि महात्रे, अगर यह ओबरॉय स्काई टावर्स में रहना न होता, अंजलि महात्रे वाकई में चली जाती। लेकिन वह इतनी महत्वाकांक्षी नहीं थी कि वह अभी भी रुकना चाहती थी और देखना चाहती थी कि ओबरॉय स्काई टावर्स कैसा है। इसलिए उसे खुद ही बॉक्स ले जाना पड़ा। लेकिन कार से बॉक्स निकालना ही काफ़ी नहीं था, उसे बॉक्स को लिफ्ट तक भी पहुंचाना था। आरव शर्मा ने कार को मोड़ा और एक खाली पार्किंग जगह ढूंढ ली। वैसे भी बिल्डिंग सी और डी और पार्किंग लॉट दोनों उनके हैं, तो वह कहीं भी पार्क कर सकते हैं जहां जगह हो। जब आरव शर्मा वापस आए, अंजलि महात्रे अभी भी बॉक्स ले जा रही थी। अंजलि महात्रे, आरव शर्मा, कृपया मेरी मदद करो, ये वाकई में बहुत भारी है। किसी को आरव शर्मा का नाम पुकारते सुना। रूम 101 में मौजूद प्रॉपर्टी स्टाफ तुरंत बाहर दौड़े। प्रिया शर्मा, बॉस शर्मा, आप आ गए। बाकी लोग भी जल्दी से आरव शर्मा का अभिवादन करने लगे। आरव शर्मा ने सिर हिलाया और बोले, तुम लोग अपने काम पर जाओ, मेरी चिंता मत करो। प्रिया शर्मा, वैसे श्रीमान शर्मा, बिल्डिंग डी में रूम 702 को हमारी हिदायतों के अनुसार मूल स्थिति में बहाल कर दिया गया है। आरव शर्मा, हाँ, जब समय हो बिल्डिंग सी और डी की व्यापक जांच करो। हर घर की जांच करो कि कहीं कोई अवैध बदलाव तो नहीं किए गए। अगर हैं तो उन्हें समय सीमा के भीतर घर को मूल स्थिति में बहाल करने का आदेश दो, वरना उन्हें बाहर निकाल दो और उनकी जमा राशि वापस नहीं की जाएगी। अगर वे असंतुष्ट हैं तो वे कोर्ट में मुकदमा कर सकते हैं। प्रिया शर्मा, समझ गई, तो हम अपने काम पर वापस जाते हैं। अगर आपको कुछ चाहिए तो बस मुझे बताएं और हम तुरंत आ जाएंगे। आरव शर्मा ने सिर हिलाया। प्रिया शर्मा और अन्य लोग अपने काम पर वापस चले गए। अंजलि महात्रे फिर से उलझन में पड़ गई और जल्दी से पूछा, नहीं, आपकी पहचान क्या है। वे आपको श्रीमान शर्मा क्यों बुला रहे हैं और आप उन्हें बिल्डिंग सी और डी की जांच करने का आदेश क्यों दे सकते हैं। आरव शर्मा, क्योंकि मैंने बिल्डिंग सी और डी खरीद ली हैं, मेरे पास निश्चित रूप से सभी किराएदारों को सुधारने का अधिकार है। अंजलि महात्रे इतनी हैरान हुई कि उसके हाथ से बॉक्स गिर गया और उसके दाएं पैर पर जा गिरा। आउच! अंजलि महात्रे चिल्लाई, फिर जल्दी से अपने दाएं पैर को पकड़कर दीवार का सहारा लेकर एक तरफ कूद गई। आरव शर्मा ने उसे अनदेखा किया और सीधे लिफ्ट की ओर चल दिए। अंजलि महात्रे ने जल्दी से अपने पैर रगड़े, सांस रोकी, बॉक्स उठाया और पीछे पीछे चल दी। जब वह लिफ्ट पर पहुंची, अंजलि महात्रे का सेल फोन फिर से बजा। यह उसका प्रेमी था जो फोन कर रहा था। उसने फोन उठाया और बोली, मैं अपने दोस्तों के साथ समय बिता रही हूँ, कृपया हमें परेशान मत करो। मैं पहले फ़ोन रखती हूँ और समय मिलने पर तुमसे संपर्क करूंगी। इससे प्रेमी बहुत गुस्सा हो गया और उसने गाली दी, तुम्हें क्या हो गया टकुमा, तुम इस ठंड में मुझसे मजाक कर रही हो। अंजलि महात्रे ने उसकी शिकायतें सुने बिना जल्दी से फ़ोन काट दिया। अंजलि महात्रे, भाई शर्मा, आपने कहा कि आपने बिल्डिंग सी और डी दोनों खरीद ली हैं। आरव शर्मा, हाँ। अंजलि महात्रे, मेरे भगवान, इसमें कितना खर्च हुआ। आरव शर्मा, ज़्यादा पैसा नहीं। अंजलि महात्रे, तो कार आपकी है।
आरव शर्मा, हाँ, यह मेरी है। अंजलि महात्रे, भाई शर्मा आप बहुत मतलबी हैं। यह आपकी अपनी कार है, फिर आपने क्यों कहा कि यह बॉस की है? आरव शर्मा, आपका बॉयफ्रेंड आपको BMW में लेने आया था, मुझे लगा कि आपको उसके साथ जाना चाहिए। अंजलि महात्रे, भाई शर्मा आपने गलत समझा। वास्तव में वह अभी तक मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, वह सिर्फ एक प्रेमी है। मुझे वह बिल्कुल पसंद नहीं है, वह मुझे बार बार परेशान करता रहता है। आजकल कुछ लड़कियां वाकई में मज़े करने में माहिर हैं, पुरुषों से भी बेहतर। मछली तालाब में बहुत सारी हैं। लेकिन इसका आरव शर्मा से कोई लेना देना नहीं था और वह ज़्यादा पूछना नहीं चाहते थे। बस एक मौका ढूंढकर दिया वोहरा से बात करनी होगी और उसे कहना होगा कि वह अंजलि महात्रे से कम संपर्क रखे। लिफ्ट का दरवाज़ा खुला, अंदर से व्यक्ति बाहर आया और दो लोग अंदर गए। जल्द ही वे 802 के दरवाजे पर पहुंच गए। आरव शर्मा ने दरवाज़ा खोला और अंजलि महात्रे को अंदर ले गए। इस सूट में 6 कमरे हैं। माया वोहरा और दिया वोहरा पहले से ही 2 कमरे इस्तेमाल कर चुके हैं। मूल रूप से अंजलि महात्रे स्कूल के हॉस्टल में वापस जाने की योजना बना रही थी, लेकिन अब उसने अपना इरादा बदल लिया। चूंकि यह जगह आरव शर्मा ने खरीदी है और अतिरिक्त कमरे हैं, तो यहाँ क्यों नहीं रहना। दिया वोहरा निश्चित रूप से उससे किराया लेने में शर्मिंदगी महसूस करेगी। ओबरॉय स्काई टावर्स में मुफ्त में रहने का ये शानदार अवसर छोड़ना नहीं चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, आग, चोरी और सबसे अच्छी दोस्तों से सावधान। अंजलि महात्रे आरव शर्मा को छीनना चाहती है और उसे ले जाना चाहती है। उसने सोचा कि वह दिया वोहरा से कम सुंदर नहीं है और एक लड़की के लिए लड़के को पाना आसान है। थोड़ी सी मेहनत के साथ उसके पास अभी भी आरव शर्मा को छीनने का मौका है। इसलिए उसने फिर कहा, भाई शर्मा क्या मैं यहाँ रह सकती हूँ? आरव शर्मा, नहीं, ये बहुत सुविधाजनक नहीं है। अंजलि महात्रे का चेहरा शर्मिंदगी से भर गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि आरव शर्मा इतने स्पष्ट रूप से मना कर देंगे। अंजलि महात्रे, भाई शर्मा यहाँ अभी भी कई खाली कमरे हैं, बस मुझे यहाँ रहने दो। मैंने अभी तक ओबरॉय स्काई टावर्स में नहीं रहा, मुझे अनुभव करने दो कि यह कैसा है। बोलते हुए उसने आरव शर्मा का हाथ पकड़ा और उसे लगातार हिलाया। अगर कोई और पुरुष होता तो शायद उसकी नखरीली अदा से पागल हो जाता। अगर ऐसा कुछ और बार हुआ तो शायद वह गिर जाता। लेकिन आरव शर्मा ऐसे नहीं थे। वह जितनी नखरीली थी, आरव शर्मा उसे उतना ही कम पसंद करते थे, क्योंकि आरव शर्मा को शुद्ध लड़कियां पसंद हैं। आरव शर्मा, ये वाकई में संभव नहीं है। अगर तुम यहाँ रहना चाहती हो तो तुम खुद एक किराए पर ले सकती हो। चूंकि तुम छोटी रन की दोस्त हो, मैं तुम्हें 50% छूट दे सकता हूँ। किराया 2 लाख है, लेकिन मैं तुमसे केवल 1 लाख लूँगा। क्या ये काफ़ी अच्छा नहीं है? तुम्हारा बॉयफ्रेंड BMW ड्राइव करता है, उसे इस छोटे से पैसे की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। उसे फ़ोन करके इस पर चर्चा कर लो। मैं थोड़ी देर के लिए बाथरूम जा रहा हूँ, तुम जैसा चाहो करो। अध्याय 196। अंजलि महात्रे अवाक रह गई। 2 लाख रुपये का किराया 1,99,000 रुपये में लिया जा रहा था और इसे छूट माना जा रहा था। उसने शुरू में सोचा था कि आरव शर्मा के साथ शारीरिक संपर्क शुरू करके वह उसे यहाँ रहने देने के लिए मना लेगी। लेकिन उसकी हनी ट्रैप का उस पर कोई असर नहीं हुआ और उसने वास्तव में उससे 1,99,000 रुपये का किराया मांगा ताकि वह यहाँ रह सके। उसके पास इतना पैसा कहाँ से आएगा? इस समय दिया वोहरा ने अंजलि को एक टेक्स्ट मैसेज भेजा, छोटी, मेरे लिए घर पर इंतज़ार करो, मैं आज रात ज़रूर वापस आऊँगी। दिया के घर शब्द का इस्तेमाल देखकर अंजलि को अच्छा नहीं लगा। पीछे मुड़कर देखें तो वे दोनों अच्छी सहेलियां थीं जो साथ खेलती थीं। उनके परिवार की स्थिति एक जैसी थी और वे एक ही रिहायशी इलाके में रहती थीं। फिर दिया ओबरॉय स्काई टावर्स में क्यों बस गई, जबकि उसे अभी भी अच्छी नौकरी ढूंढने और भविष्य में ज़्यादा पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ रही थी? कारण ये था कि दिया को आरव शर्मा जैसा अमीर बॉयफ्रेंड मिला था, जबकि उसका पीछा करने वाला एक BMW चलाने वाला गरीब लड़का था। अगर BMW चलाने वालों को अंजलि के विचार पता चलते तो शायद वे गुस्से से मर जाते। आजकल के ज़माने में BMW चलाना भी आपको गरीब बनाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आसपास के लोगों को खुद से बेहतर जिंदगी जीते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकते, वरना उन्हें बहुत असंतुलन महसूस होता है। आग, चोरी और सबसे अच्छी सहेली से सावधान रहें, यह अनगिनत महिलाओं द्वारा सीखा गया सबक है। अंजलि के दिमाग में अब केवल 2 विचार थे। पहला, आरव शर्मा को अपने पक्ष में करना। दूसरा, आरव शर्मा और दिया वोहरा को अलग करना। संक्षेप में, वह ये स्वीकार नहीं कर सकती थी कि दिया एक फीनिक्स बनकर ऊंचाइयों पर पहुंच गई, जबकि वह अभी भी एक बदबूदार गौरैया थी। आरव शर्मा बाथरूम से बाहर आया और अभी अभी दिया वोहरा के साथ फ़ोन कॉल खत्म किया था। दिया को चिंता थी कि उसकी बहन घर आने पर अंजलि को देख लेगी। अगर अंजलि ने कुछ कह दिया तो उसकी बहन को उसके और आरव के रिश्ते के बारे में पता चल जाएगा।
इसलिए वह चाहती थी कि आरव अपनी बहन के काम से छुट्टी होने से पहले अंजलि को कहीं और ले जाए और अंजलि के लिए होटल ढूंढे, या फिर अंजलि को सीधे स्कूल वापस भेज दे। आरव को बाहर आते देख अंजलि फिर से करीब आई। उसने आरव का हाथ पकड़ा, उसे हिलाते हुए नखरे से कहा, अरे भाई आरव, छोटी के लिए मुझे यहाँ रहने दो। देखो, ये कमरे वैसे भी खाली हैं, इन्हें क्यों बर्बाद करना। मैं कॉलेज की छात्रा हूँ, मेरे पास रहने का खर्चा सीमित है। अगर मैं थोड़ा बचा सकती हूँ तो मेरे परिवार पर बोझ कम होगा। मैं तुमसे विनती करती हूँ, ठीक है? मैं साफ सफाई का ध्यान रख सकती हूँ और खाली समय में खाना बना सकती हूँ, कपड़े धो सकती हूँ। या अगर तुम्हारी कोई और शर्त है तो बता दो, मैं निश्चित रूप से मना नहीं करूँगी। अगर कोई और कमज़ोर आत्मनियंत्रण वाला पुरुष होता तो वह शायद इसके लिए गिर जाता और उसे होटल ले जाता। उसने खुद कहा था कि वह किसी भी शर्त को मना नहीं करेगी, संकेत बहुत स्पष्ट था। आरव ने अपना हाथ खींच लिया और कहा, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि इस विचार को छोड़ दो। तुम छोटी की दोस्त हो, मेरी नहीं। मेरे पास कोई कारण नहीं है कि तुम्हें मुफ्त में यहाँ रहने दूं। ठीक है अंजलि, कितना किराया चाहते हो? थोड़ा कम मांगो। तुमने 1,99,000 रुपये मांगे। मैं एक छात्रा हूँ, मेरे पास इतना पैसा कहाँ से आएगा? ये पैसे की बात बिल्कुल नहीं थी। आरव नहीं चाहता था कि दिया का अंजलि के साथ कोई संपर्क रहे, इसलिए वह बिल्कुल नहीं चाहता था कि अंजलि यहाँ रहे। आरव, नहीं, मैं अक्सर यहाँ रहने आता हूँ, तुम्हारे लिए यहाँ रहना सुविधाजनक नहीं है। या तो तुम पैसे खर्च करके दूसरा सूट किराए पर लो या फिर स्कूल वापस जाओ और हॉस्टल में रहो। ये कहकर आरव दिया के कमरे में चला गया। अभी समय है, इसलिए वह अंजलि को होटल ढूंढने ले जाने से पहले थोड़ी देर आराम कर लेगा। अंजलि जो करने जा रही थी उसमें आरव की कोई रुचि नहीं थी। अंजलि बहुत गुस्से में थी। वह इतनी कोशिश कर रही थी लेकिन आरव इतना ठंडा था। इससे उसका आत्मसम्मान वास्तव में आहत हुआ। हालांकि ओबरॉय स्काई टावर्स की 2 संपत्तियों के लालच के सामने उसने खुद को संभाला। आरव ने थोड़ी देर आराम किया। वह शाम 7 बजे के आसपास जागा। उसने खिंचाव लिया, दरवाजा खोला और बाहर गया। अंजलि लिविंग रूम के सोफे पर लेटी सो रही थी, लेकिन पता नहीं उसने जानबूझकर किया या गलती से सो गई। उसकी टांगें फैली हुई थीं जिससे उसकी स्कर्ट दिख रही थी। धत, आरव ने धीरे से गाली दी। वह जल्दी से टॉयलेट गया। जब वह बाहर आया तो अंजलि ने एक टांग सोफे की पीठ पर रख दी थी। वाह, यह मुद्रा थोड़ी ज्यादा खुली थी। इस समय माया वोहरा ने दरवाजा खोला और अंदर आए। सोफे पर अंजलि को देखकर और आरव को, जो हैरान दिख रहा था, वह तुरंत गुस्से में अपनी आंखें बड़ी कर लीं। माया, आरव, इसका क्या मतलब है? ये कौन है? आरव, तुम्हारी बहन की सहपाठी, अभी अभी अमेरिका से लौटी है। शायद उसे जेट लैग हो रहा है। माया, तो तुम बस देखते रहोगे? वह जल्दी से आगे गई और अंजलि की टांगों को कंबल से ढक दिया। आरव, अरे, कमरे में एक जीवित इंसान पड़ा है और मुझे यहाँ से गुजरना है, क्या मैं नहीं देख सकता? माया, घटिया। इस समय अंजलि जाग गई। उसने माया को मासूमियत से देखा, फिर मुस्कुराकर पूछा, आप छोटी की बहन माया दी हैं ना? माया, तुम मुझे जानती हो? अंजलि, हाँ, जानती हूँ। हम एक ही मोहल्ले में रहते हैं। मैं छोटी की हाई स्कूल सहपाठी हूँ। मैंने आपको और छोटी को पहले साथ बाहर जाते देखा है और आप दोनों थोड़ा एक जैसी दिखती हैं, इसलिए मुझे यकीन है कि आप माया दी हैं। क्या आप भी यहाँ रहती हैं? माया, हाँ। अंजलि, भाई आरव, आप माया दी को यहाँ रहने दे रहे हैं, मुझे क्यों नहीं? आपको डर नहीं है कि माया दी आपके और छोटी के रिश्ते में खलल डालेगी, तो आपको मेरे यहाँ रहने से क्यों असुविधा है? ये सुनकर माया चौंक गई। उसने जल्दी से पूछा, क्या मतलब? प्यार में? तुम छोटी के साथ प्यार में हो? अंजलि इतनी मूर्ख थी, उसने इतनी जल्दी बोल दिया। लेकिन अब जब बात खुल गई तो माया का सामना करना ही बेहतर था। आरव, हाँ, मैं और छोटी प्यार में हैं। माया, तुम दोनों प्यार में कैसे हो सकते हो? तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? क्या तुमने कभी मेरे लिए जिम्मेदारी लेने के बारे में नहीं सोचा? ये सुनकर अंजलि को लगा कि कुछ बड़ा होने वाला है। उसने जल्दी से पूछा, माया दी, क्या बात है? आपका रिश्ता क्या है? अगर वोहरा बहनें आरव की वजह से दुश्मन बन गईं तो दिया शायद आरव से ब्रेकअप कर लेगी। अंजलि को लगा कि उसका मौका आ गया है। कम से कम दिया के पास अब आरव जैसा अमीर बॉयफ्रेंड नहीं होगा। वे फिर से एक ही शुरुआती रेखा पर होंगी और उसे हीनता या असंतुलन महसूस नहीं करना पड़ेगा। माया गुस्से में थी। वह अपनी बहन पर गुस्सा थी कि उसने वादा तोड़ा और अपने शब्दों से मुकर गई। एक तरफ उसने वादा किया था कि वह माया को आरव को पाने में मदद करेगी, लेकिन दूसरी तरफ वह चुपके से आरव के साथ डेटिंग कर रही थी। उसकी प्यारी बहन, इस तरह से उसके साथ खेलना बहुत ही घृणित था। माया ने तुरंत अपनी बहन को फ़ोन किया। दिया उस समय एक नाटक का रिहर्सल कर रही थी और उसका फ़ोन बंद था, इसलिए माया का कॉल नहीं पहुंचा। माया, आरव, मैं तुम्हारी बहन की दोस्त हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो?
भले ही तुम मेरे लिए जिम्मेदारी न लेना चाहो, लेकिन तुम मेरी बहन के साथ डेट नहीं कर सकते। अगर तुम ऐसा करते हो तो हमारी बहनापा कैसे बरकरार रहेगा? आरव, तुम्हें ऐसी बातें कहने की हिम्मत कैसे हुई? जब तुमने बहनापे का इस्तेमाल करके छोटी को मुझे फंसाने में मदद करने के लिए मजबूर किया, तब तुमने आप दोनों के बीच का बहनापा छोड़ दिया था। कौन सी बहन अपनी बहन का इस तरह इस्तेमाल कर सकती है? अध्याय 197। आरव की बात सुनकर माया चुप हो गई। अंजलि बाहर से शांत दिख रही थी, लेकिन अंदर से वह बहुत खुश थी। उसने नहीं सोचा था कि दिया की बहन माया को भी आरव पसंद है, और ऐसा लगता था कि उसका आरव के साथ कोई रिश्ता था। चूंकि दोनों बहनें एक ही समय में आरव के साथ रिश्ते में थीं, इसलिए टकराव तो होना ही था। नतीजा ये होगा कि आरव निश्चित रूप से दिया से ब्रेकअप कर लेगा। अंजलि को लगा कि अगर दिया और आरव का ब्रेकअप हो गया तो उसका मौका आ जाएगा। भले ही वह अंत में आरव को न पा सके, वह और दिया एक ही शुरुआती रेखा पर होंगी और उसे हीनता या असंतुलन महसूस नहीं करना पड़ेगा। माया कुछ देर चुप रही, फिर गुस्से में बोली, मैं ये सब किसके लिए कर रही हूँ? तुम्हारे लिए नहीं। अगर मुझे तुम पसंद नहीं होते तो मैं ऐसा क्यों करती? तुम अब मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो, तुम इतने क्रूर कैसे हो सकते हो? आरव, ऐसी बकवास मत करो। तुम मुझे पसंद नहीं करती, तुम बस खुद को पसंद करती हो। अगर तुम मुझे वाकई पसंद करती तो तुम मुझे सीधे बता सकती थी, या गंभीरता से मेरा पीछा कर सकती थी, ये ठीक था। तुमने बहनापे का इस्तेमाल करके दिया को मेरे साथ धोखा देने के लिए क्यों मजबूर किया? भले ही तुम इस तरह से मेरे साथ हो जाओ, क्या तुम्हें लगता है कि यह ज़्यादा दिन चलेगा? एक बार मुझे सच्चाई पता चली तो मैं तुम्हें बिना दया के बाहर निकाल दूंगा। माया, मैं इतना आगे क्यों सोचूं? मैं बस अभी तुम्हारे साथ होना चाहती हूँ। भविष्य में क्या होगा कौन जानता है। भले ही मेरी बहन न हो, मुझे यकीन नहीं है कि मैं तुमसे भविष्य में शादी कर पाऊंगी। है ना आरव? ठीक है, मैं तुम्हारे साथ और बहस नहीं करूंगा। अब जब तुम्हें मेरे और छोटी के रिश्ते के बारे में पता चल गया है तो मैं इसे खुलकर स्वीकार करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम भविष्य में उसे फिर से शर्मिंदा नहीं करोगी, वरना तुम तुरंत यहाँ से निकल जाओ और मेरी बहन से कोई संपर्क मत रखना। हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। माया ने अपने आंसू पोंछे और बहुत आहत महसूस किया। उसने महसूस किया कि उसके कार्य थोड़े अनुचित थे, लेकिन उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि वह आरव को पसंद करती थी। कोई भी उसे दोष दे सकता है, सिवाय आरव के। अगर वह उसे पसंद नहीं करती तो वह बहनापे को नज़रअंदाज करके अपनी बहन को उसकी मदद करने के लिए क्यों मजबूर करती? इस समय दिया ने अंजलि को फ़ोन किया। दिया, हाय छोटी, तुम कहाँ हो? मैं अभी स्कूल से निकली हूँ और सीधे तुम्हारे पास आ रही हूँ। अंजलि, छोटी, तुम जल्दी वापस आ जाओ। कुछ बड़ा हो गया है। तुम्हारी बहन और तुम्हारा बॉयफ्रेंड फिर से झगड़ रहे हैं। दिया का दिल धड़क गया और वह तुरंत घबरा गई। उसने जल्दी से पूछा, क्या हो रहा है? वे किस बात पर झगड़ रहे हैं? अंजलि, अरे मुझे ठीक से नहीं पता। तुम जल्दी वापस आ जाओ। वे बहुत तेज़ी से झगड़ रहे हैं। अगर तुम देर से आए तो मुझे डर है कि कुछ हो जाएगा। ये कहने के बाद दिया बहुत चिंतित हो गई। उसे नहीं पता था कि आरव और माया की स्थिति अब कैसी है। दिया, छोटी, कृपया मेरे लिए उनकी निगरानी करो। कुछ होने मत देना, मैं जल्दी वापस आ रही हूँ। अंजलि, ठीक है, जल्दी आ जाओ, मैं कोशिश करूंगी उनकी निगरानी करने की। हालांकि उसने अच्छे से कहा, लेकिन अंजलि वास्तव में सोच रही थी कि जब दिया वापस आएगी तो कुछ मज़ेदार होगा। प्यार के त्रिकोण के तीनों मुख्य पात्र मौजूद होंगे तो निश्चित रूप से यह एक शानदार और खूनी ड्रामा होगा। दिया ने एक सांस में मुख्य सड़क तक दौड़ लगाई और ओबरॉय स्काई टावर्स वापस जाने के लिए टैक्सी ली। वह भागते हुए घर पहुंची और जैसे ही घर में घुसी उसने अपनी बहन को सोफे पर सिर झुकाए बैठे देखा। दी, तुम्हें क्या हुआ? दिया ने अपराधबोध के साथ पूछा। माया ने सिर उठाया, उसकी आंखों में आंसू थे और उसने पूछा, छोटी, मैं तुम्हें अपनी सगी बहन की तरह मानती हूँ। मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं छिपाया और तुम पर बहुत भरोसा किया। तुम मेरे पीठ पीछे ऐसा कैसे कर सकती हो? क्या तुमने कभी सोचा कि मुझे पता चलने के बाद हम बहनें कैसे रहेंगी? इस आदमी के लिए तुम मुझे अपनी बहन नहीं मानती। दिया तुरंत रो पड़ी और जवाब दिया, दी, मैंने ऐसा नहीं सोचा। मुझे आरव बहुत पसंद है और मैं वाकई अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाए। मैंने तुमसे कबूल करने के बारे में सोचा, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि कहाँ से शुरू करूँ। मुझे माफ़ कर दो दी, कृपया मुझे माफ़ कर दो। माया, माफ़ करना? मैं तुम्हें कैसे माफ़ कर सकती हूँ? मुझे उस इंसान ने चोट पहुँचाई जिस पर मैंने सबसे ज़्यादा भरोसा किया, और मुझे फिर भी उस पर भरोसा करना है। तुम इतनी क्रूर कैसे हो सकती हो और ऐसी बातें कह सकती हो? दिया को और कुछ नहीं सूझा और वह बस माफ़ी मांगती रही। माया की टूटी हुई हालत देखकर आरव को लगा कि उसे बदला मिल गया है। हालांकि दिया को इतना दुखी देखकर उसे भी बुरा लगा। आखिरकार दिया की पहली लाल फूल उसे दी थी और वह चादर अभी भी अलमारी में रखी थी। आरव बाहर आया और बोला, माया, अब जब सब कुछ साफ हो गया है
तुम भविष्य में छोटी की बहन बनी रहो और ज़्यादा मत सोचो। हम भविष्य में भी सामंजस्य के साथ रह सकते हैं। माया, ज़्यादा मत सोचूं, सामंजस्य के साथ रहूं। सपने में, दिया, मैं तुम्हें अब एक विकल्प दे रही हूँ। या तो तुम उसे चुनती हो और हमारा बहनापा अब खत्म हो जाता है, या तुम उसे छोड़ देती हो और हम भविष्य में भी अच्छी बहनें रह सकती हैं। तुम्हें मुझ में और उसमें से एक को चुनना होगा। ये पूरी तरह बकवास थी, बहुत सारी मैरी सू उपन्यास और दिमागहीन आइडल ड्रामे देखने का नतीजा। वे बहनें हैं। एक बड़ी बहन के रूप में क्या उसे इस समय अपनी बहन का बचाव करने और उसे आशीर्वाद देने की पहल नहीं करनी चाहिए? आखिरकार यह उसकी छोटी बहन थी जिसने पहले आरव से मुलाकात की और उसे पहले प्यार किया। लेकिन माया ऐसा नहीं सोचती थी। उसने महसूस किया कि अगर आरव ने उसकी बहन से शादी की तो वह इसका सामना नहीं कर पाएगी। इसलिए उसने अपनी बहन को परिवार और प्यार के बीच एक विकल्प दिया। दिया को परिवार और प्यार के बीच एक को चुनना होगा। दिया, दी, कृपया मुझे मजबूर मत करो। माया, मजबूर करूं? हाँ, तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम उसे छोड़ना चाहती हो। दिया, मुझे वह पसंद है, मैं उसे छोड़ना नहीं चाहती। माया, ठीक है, अब से हमारा बहनापा खत्म। ये कहकर माया अपने सामान पैक करने चली गई। दिया जल्दी से अपनी बहन के पीछे गई और माफ़ी मांगते हुए उसे आवेग में न आने के लिए मनाने लगी। लेकिन माया अब बहुत गुस्से में थी और कोई उसे मना नहीं सकता था। उसने ये भी सोचा कि भविष्य में आरव का सामना करना कितना अजीब होगा और गुस्से में उसने खिड़की खोली और बिल्डिंग से कूदना चाहा। इससे दिया डर गई और उसने जल्दी से चिल्लाया, दी, आवेग में मत आओ, हम अच्छे से बात कर सकते हैं। माया, मैंने तुम्हें पहले ही सब कुछ समझा दिया, लेकिन तुमने मुझे कुछ नहीं समझाया। चूंकि वह तुम्हारे लिए इतना महत्वपूर्ण है, तुम्हें बुरा नहीं लगेगा अगर मैं, तुम्हारी बहन, तुम्हारे सामने मर जाऊं? ठीक है, अच्छा, कोई बात नहीं, मैं अभी तुम्हारे लिए मर जाऊंगी। दिया, नहीं नहीं माया, अब जब बातें इस हद तक पहुंच गई हैं, क्या तुमने कभी सोचा कि मैं भविष्य में तुम्हारा सामना कैसे करूंगी? अगर तुम उसके साथ रहती हो तो तुम मुझे मरने के लिए मजबूर कर रही हो, वरना मैं तुम्हारा सामना कैसे करूंगी? इस समय श्याम वोहरा ने माया को फ़ोन किया। उसने फ़ोन उठाया, उसे दिया को दिखाया और बोली, यह पापा का फ़ोन है। शायद ये पिता और बेटी के बीच का टेलीपैथी है। उन्हें लगा कि मैं मरने वाली हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे अलविदा कहने के लिए फ़ोन किया। ये कहकर उसने फ़ोन उठाया। माया, पापा, क्या आपको लगा कि मैं मरने वाली हूँ? ये सुनकर श्याम वोहरा इतना डर गए कि उनकी आत्मा लगभग उड़ गई। माया, क्या हुआ? मुझे डराओ मत। अध्याय 198। माया अपनी बहन को आरव से अलग करने के लिए अपने पिता की ताकत का इस्तेमाल करना चाहती थी। इसलिए उसने अपने पिता से सीधे कहा, छोटी ने मेरा पसंदीदा इंसान छीन लिया। मुझे लगता है कि मैं भविष्य में उनका सामना नहीं कर पाऊंगी। मैं केवल मर सकती हूँ। ये सुनकर श्याम वोहरा घबरा गए और जल्दी से समझाने लगे, माया, कोई जल्दबाजी मत करो। तुम चाहती हो कि मैं और तुम्हारी मम्मी मर जाएं। फ़ोन छोटी को दो, मैं उससे बात करूंगा। माया ने फ़ोन अपनी बहन को दे दिया। दिया, हेलो पापा। श्याम, क्यों? तुम दोनों बहनें हो, तुम एक पुरुष के लिए ऐसा कैसे कर सकती हो? ये शर्मनाक है। दिया, पापा, आपको इस बारे में नहीं पता, कृपया मत पूछो, ठीक है? श्याम, ठीक है, मुझे नहीं पता और मैं पूछना भी नहीं चाहता। मेरे पास बस एक बात है, तुम्हें उस पुरुष के साथ रहने की इजाज़त नहीं है, वरना मैं तुम्हें अपनी बेटी नहीं मानूंगा। मुझे परवाह नहीं कि वह कौन है, तुम्हें उससे अलग होना होगा। दिया, पापा, क्यों? मैंने पहले उसे जाना। श्याम, मैं तुम्हारी बकवास नहीं सुनना चाहता। अब जब बातें इतनी बिगड़ गई हैं, तुम्हारी बहन बिल्डिंग से कूदने वाली है। क्या तुम्हें नहीं समझ आता कि वह ऐसा क्यों करना चाहती है? तुम दोनों बहनें हो, अगर तुम उसके साथ रहती हो तो तुम्हारी बहन तुम्हारा सामना कैसे करेगी? क्या तुमने कभी उसके बारे में सोचा? पापा तुम्हें बता रहे हैं, अगर तुम उसे नहीं छोड़ती तो तुम मेरी बेटी नहीं हो। श्याम वोहरा की, अगर तुम एक पुरुष के लिए अपने माता पिता और बहन को छोड़ देती हो तो मैं तुम्हें क्रूर मानूंगा। दिया, क्या आप मुझे भी बिल्डिंग से कूदने के लिए मजबूर करेंगे? हाँ, जो हंगामा करता है वह सही है ना? अगर आप ऐसा कहते हैं तो मैं अभी कूद जाऊंगी। श्याम, क्या तुम चाहती हो कि मैं और तुम्हारी मम्मी मर जाएं? अगर तुम मुझसे अलग हो जाती हो तो हम अभी भी एक परिवार हैं। अगर तुम उसके साथ रहने पर अड़ जाती हो, हमें नहीं पता कि भविष्य में शादी हो पाएगी या नहीं और हमारा परिवार टूट जाएगा। क्या तुम समझती हो? दिया फूट फूट कर रोने लगी। उसे नहीं पता था कि अपने पिता को क्या जवाब दे। एक तरफ परिवार है, दूसरी तरफ प्यार। किसी को भी छोड़ना बुरा होगा। आरव पास आया, फ़ोन लिया और बोला, हेलो, मैं आरव शर्मा हूँ, छोटी का बॉयफ्रेंड। श्याम, क्या तुम अभी भी इंसान हो? क्या तुम नहीं जानते कि वे बहनें हैं? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? आरव, मैं और छोटी पहले एक दूसरे को जानते थे।
माया ने बाद में जाल बिछाकर मुझे ये सोचने पर मजबूर किया कि मेरा उसके साथ रिश्ता था। जब छोटी ने मुझे कबूल किया तब मुझे सच्चाई पता चली। बाद में मैं छोटी के साथ जुड़ा। ईमानदारी से कहूँ, मेरे मन में माया से बदला लेने का विचार था, लेकिन इस मामले की शुरुआत करने वाली वही थी और आप उसकी गलतियों का इस्तेमाल छोटी को सजा देने के लिए नहीं कर सकते। श्याम, मुझे नहीं पता कि आप युवाओं के बीच क्या चल रहा है। मैं इसे एक पिता के दृष्टिकोण से देख रहा हूँ। अगर छोटी तुम्हारे साथ रहती है तो दोनों बहनें खत्म हो जाएंगी, हमारा परिवार भी टूट जाएगा। जब तक छोटी तुम्हारे साथ नहीं है, भले ही दोनों बहनें पहले जैसा रिश्ता बहाल न कर पाएं, हमारा परिवार कम से कम नहीं टूटेगा। तुम भी एक पुरुष हो, मैं चाहता हूं कि तुम इसे एक पुरुष के दृष्टिकोण से, एक परिवार के मुखिया के दृष्टिकोण से सोचो। क्या तुम्हें लगता है कि इसका कोई बेहतर तरीका है? आरव, इस मामले का मुख्य बिंदु माया पर है। आप उसे समझाने की बजाय हमें ब्रेकअप करने के लिए क्यों मजबूर कर रहे हैं? क्या हम उसे हमें पूरा करने के लिए नहीं कह सकते? हमें उसे क्यों पूरा करना होगा? श्याम, तुम भी वयस्क हो, खुद सोचो। अगर तुम्हारा भाई उस औरत से शादी कर ले जिसे तुम पसंद करते हो तो तुम्हें कैसा लगेगा? अगर दूसरे तुम्हें और खुले दिमाग से सोचने की सलाह दें तो क्या तुम इसे छोड़ पाओगे? मैं श्याम, ये बात कुछ हद तक सही लग रही थी। वास्तव में बातें पहले ही बहुत स्पष्ट हो चुकी थीं। जब तक माया नहीं छोड़ती, आरव और दिया के बीच कोई सफलता नहीं होगी। सबसे पहले, दिया शायद प्यार के लिए परिवार से रिश्ता तोड़ने को तैयार नहीं होगी। दूसरे, आरव नहीं चाहता था कि उसकी गर्लफ्रेंड अपने परिवार से संपर्क तोड़ दे। इसलिए अब सबसे अच्छा समाधान वास्तव में टालमटोल करना है। एक बार माया को नया प्यार मिल जाए तो आरव और दिया के लिए चीजें आसान हो जाएंगी। अगर अब सही और गलत के बारे में बहस की जाए तो ये केवल चीजों को और खराब करेगा। हितों को स्पष्ट रूप से समझने के बाद आरव दिया के कमरे में गया। दरवाजा बंद करने के बाद उसने श्याम से कहा, ऐसा करते हैं, मैं अस्थायी रूप से छोटी के साथ संपर्क कम कर सकता हूँ या पूरी तरह बंद कर सकता हूँ। जब माया को भविष्य में कोई पार्टनर मिल जाए तो आप में से कोई भी मुझे और छोटी को रोक नहीं सकता। आपका क्या ख्याल है? श्याम, ये ठीक है, मैं एक दुविधा में हूँ। एक पुरुष के रूप में मैं केवल पूरे परिवार के लिए सबसे अच्छा विकल्प चुन सकता हूँ। फिर जैसा तुम कहते हो वैसा ही करें। अगर माया को पार्टनर मिल जाता है तो मैं तुम्हें और छोटी को साथ होने का समर्थन करूंगा। आरव, ठीक है, चलो फोन रखते हैं। हाय। आरव माया के कमरे में लौटा और फोन दिया को दे दिया। दिया ने आरव की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखा। आरव, हम अभी के लिए अलग हो जाते हैं। तुम अभी भी यहाँ रह सकती हो और अपना काम जारी रख सकती हो। ये कहकर आरव मुड़ा और चला गया। अचेन, मत जाओ, मत जाओ, कृपया मत जाओ। वाहू, दिया रोते हुए गिड़गिड़ाई। आरव ने उसे धक्का दिया और तुरंत भाग गया। हालांकि उसे चिंता थी कि दिया परेशान हो जाएगी, इसलिए उसने उसे एक मैसेज भेजा। ये सिर्फ अस्थायी अलगाव है। जब तुम्हारी बहन को कोई पार्टनर मिल जाएगा तो तुम्हारा परिवार हमें साथ होने से नहीं रोकेगा। या फिर तुम अपनी बहन को मनाओ कि वह हमें छोड़ दे और हमें इतना इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये सिर्फ एक टालमटोल की रणनीति है, ज़्यादा मत सोचो। मुझे और दृढ़ होना होगा ताकि वह मुझ पर विश्वास करे। दिया ने मैसेज देखा, जमीन पर बैठ गई और रोने लगी। लेकिन मैं अपनी बहन को कैसे मनाऊं कि वह हमें छोड़ दे? अंजलि के होंठों पर एक मुस्कान थी और वह अपनी खुशी को मुश्किल से छिपा पा रही थी। उसने दिया को एक टिश्यू दिया और सांत्वना दी, छोटी, मत रो। 3 पैरों वाले मेढक मिलना मुश्किल है, लेकिन 3 पैरों वाले पुरुष हर जगह हैं। मैं तुम्हें कल एक सहपाठी से मिलवाऊंगी। वह एक अमीर दूसरी पीढ़ी का लड़का है जिसके हालात बिल्कुल शानदार हैं। दिया ने उसकी बात अनसुनी कर दी और बस टिश्यू लेकर अपने आंसू पोंछे। माया धीरे धीरे कमरे से बाहर आए और अपराध बोध के साथ बोली, छोटी, मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन तुम्हें मेरे बारे में भी सोचना होगा। अगर तुम दोनों साथ रहते हो तो मैं उसका सामना कैसे करूंगी? भविष्य में मिलने पर अजीब होगा और तुम बीच में फंसकर असहज रहोगी। उसकी बात कुछ हद तक सही लग रही थी। दिया, तो छोड़ दो। क्या तुम हमें पूरा नहीं कर सकती? माया, नहीं, मैं उसे तुम्हारे साथ स्वीकार नहीं कर सकती, चाहे मैं मर जाऊं। आरव ओबरॉय स्काई टावर्स से निकला और घर की ओर गाड़ी चलाने लगा। रात हो चुकी थी और उसने अभी तक खाना नहीं खाया था, इसलिए उसने रास्ते में रुककर एक शॉपिंग मॉल में कुछ खाने का फैसला किया। जैसे ही वह एस्केलेटर पर चढ़ा, आरव ने एक लड़की को प्राचीन पोशाक में नीचे आते देखा। उसके कपड़ों को देखकर लग रहा था कि वह द हेवन स्वॉर्ड एंड ड्रैगन सेबर की झाओ मिन की कॉस्प्ले कर रही थी। वह पूरी तरह से एक ठंडी और आकर्षक छवि दे रही थी। उसकी सुंदरता सामान्य लड़कियों की नर्म सुंदरता से अलग थी। इसमें एक वीरतापूर्ण सुंदरता थी। मुख्य कारण ये था कि वह सफ़ेद कपड़े पहने थी, जो जैकेट और कोट पहने लोगों के बीच उसे विशेष रूप से चमकदार बना रहा था, इसलिए आरव की नज़र उस पर पड़ गई।
शायद आरव बहुत सुंदर था और उस लड़की ने भी भीड़ में उसे देख लिया। इतने सारे लोग उसे देख रहे थे, लेकिन उसने केवल आरव को देखा, जो ये दिखाने के लिए काफ़ी था कि आरव का रूप बहुत आकर्षक था। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और शर्मिंदगी से नजरें हटा लीं। इस समय नीचे से किसी ने उस लड़की का नाम पुकारा। शायद वह आरव के साथ अभी अभी हुई आंखों की मुलाकात से बहुत घबरा गई थी और उसने एक पल के लिए खतरे को नज़रअंदाज कर दिया, इसलिए उसने एस्केलेटर से सिर बाहर निकाला और नीचे देखा। तभी एस्केलेटर एक दीवार के पास से गुजरा और उसका सिर उसमें फंस गया। आसपास के लोग डर गए क्योंकि ऐसा लग रहा था कि लड़की का सिर कट गया हो।